ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, ओके, अब चैट बॉक्स आई थिंक ऑन हो गया है, सभी लिख रहे हैं, वेरी गुड। सहारनपुर से, गुजरात से, ओके, बहुत अच्छा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसके अंदर हम एनर्जीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप पिरामिड वास्तु एक किस तरीके से अपनी एनर्जीज पर काम करता है। अगर आप ऑलरेडी वास्तुविद हैं, वास्तु में काम कर रहे हैं या वास्तु सीख रहे हैं, तो ये मान लीजिए अगर आप अभी भी पिरामिड की एनर्जी के साथ अलाइन खुद को नहीं किए हैं तो अभी आपका ज्ञान थोड़ा सा अधूरा है। आपके किसी भी रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी रेमेडी को कंप्लीट करने के लिए, वास्तु के सारे दोषों को दूर करने के लिए, अपने घर की ऊर्जाओं को चैनलाइज करने के लिए आपको एकमात्र पिरामिड ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसके अंदर आपको एनर्जी को बूस्ट करने का एक यंत्र मिल जाता है। जैसे हम मशीन बनाते हैं, मशीन का यूज करते हैं, वैसे ही पिरामिड आपकी भूमिया ऊर्जा को, आपके वर्किंग प्लेस को, आपके घर की एनर्जी को, आपकी फाउंडेशन को, या आपके किसी भी हेल्थ सेक्टर में भी अगर आप यूज करते हैं तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप अपने आप को 100% एक्टिव कर सकते हो, 100% ग्रो कर सकते हो और अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। आज उसी विषय के बारे में हम जानेंगे कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस इसकी क्यों है, क्या इंडिया ही इसका ओरिजिन है या कहीं और इसका ओरिजिन हुआ और हमने इस्तेमाल करना सीखा। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज डेफिनेटली इस क्लास में आप जानेंगे और हम ये सीखेंगे कि ये पिरामिड साइंस है क्या, कैसे हम इसका यूज कर पाएंगे अपने घरों में और किस तरीके से हम अपने लिए उस एनर्जी ऑफ सोर्स को क्रिएट कर पाएंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो अगर बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, पिरामिड साइंस का अगर हम यूज करते हैं, प्राचीन समय में जितने भी पिरामिड्स बने, शास्त्रार्थ भी इसकी बात करी गई, ग्रंथों में भी इसके बारे में बताया गया है। ये बहुत एंशिएंट साइंस है और जो बहुत ही बेसिक लॉजिक पर काम करती है, साइंटिफिक अप्रोच पर काम करती है। क्योंकि पिरामिड जब बनाए जाते थे, आप सबके माइंड में पिरामिड के नाम से आते ही सबसे पहले इजिप्शियन पिरामिड के बारे में बात आ जाती होगी। आपने पिरामिड सोचा तो मतलब हम कभी ऐसा तो नहीं कि जो पिरामिड इजिप्ट में बने हुए हैं वहां की आज हम सीखने वाले हैं, नहीं। हम उस पिरामिड से संयोग करके, यानी कि उसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लेकर ये जानेंगे कि क्या शुरुआत वही हुई, उसके पीछे का रीजन क्या रहा। क्योंकि जब भी हम पिरामिड की बात करते हैं, एक ऐसी फाउंडेशन, ऐसी बिल्डिंग की बात करते हैं जिसका एक बेस होता है, जिसका एक एंगल होता है, जो एक तरीके से बने हुए सिस्टम पर बेस्ड होता है। किसी भी पिरामिड की एनर्जी जब होती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है उसका बेस कैसा है। किसी भी बेस को तैयार करने के लिए हमें उसका भूमिय ऊर्जा के साथ कनेक्शन देना 100% जरूरी हो जाता है। उसके ऊपर जब हम इस तरीके का क्रिएशन करते हैं और एक एंगल बनाते हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स पॉइंट क्रिएट होता है। अब इजिप्शियन पिरामिड जब हम देख रहे हैं तो उनके बनने का एक यही सोर्स बनाया गया, लेकिन ये बनाए क्यों गए, क्या रीजन, क्या जरूरत रही उनकी? क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक रहा, हर एक पिरामिड की एनर्जी को बनाने के पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच रही, एक साइंटिफिक रीजन रहा। और उस एरा में जब ये बना, जब ये हमारे सामने आया, उस एरा में इसकी जरूरत क्या क्या थी। यानी कि हर पिरामिड का अपना एक मकसद होता है, पर्पस होता है, और उसकी यूटिलिटी कैसे करेंगे उसके बारे में वो समय के अकॉर्डिंग चेंज होता गया और समय के अकॉर्डिंग उसमें अमिटमेंट होता गया। लेकिन जब इसकी संरचना की जाती है, इसको बनाया जाता है, तो पिरामिड एक बेस पर आधारित होता है।
और उस बेस को बनाने के लिए एक एंगल तैयार किया जाता है जिसमें एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया गया। सबसे पहले जो पिरामिड बनाए गए थे वो इजिप्शियन पिरामिड जो देखने में आ रहे हैं, जो कहने में आते हैं, क्योंकि पुराने समय में जो एरा था वो राजा रानी की प्रथा का एरा माना जाता है। अगर इजिप्शियन पिरामिड की बात करें तो क्या इजिप्शियन पिरामिड ही पहले पिरामिड है? नहीं, उनसे पहले और भी बहुत पिरामिड्स बनाए गए हैं। ये पिरामिड्स बनाने के पीछे की जो साइंस रही, उनका यूटिलिटी, उनका जरूरत रही कि राजा रानी के डेथ के बाद उनके बॉडी को प्रिजर्व करके रखने की एक सुविधा उनको चाहिए थी। क्यों? क्योंकि राजा रानी को वो अपना ईश्वर मानते थे, क्योंकि वो उनके प्रोटेक्टर थे, उन्हीं के नीचे सारी प्रजा उनके संरक्षण में रहा करती थी। और जब राजा या रानी में से किसी की मृत्यु हो जाती थी, जो कि प्रजा के लिए बहुत ही लविंग होते थे, बहुत ही केयरिंग होते थे, तो वो जो ईश्वर तुल्य उनको स्थान दे दिया जाता था, उसको प्रिजर्व रखने के लिए बहुत सारे हर्ब्स का लेपन किया जाता था, बहुत सारी विधियों से उसको तैयार करके उनके बॉडी के ऊपर पट्टियां बांधी जाती थी, कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था और उनको इस तरीके से तैयार करके ममी की शेप दे दी जाती थी और एक वुडन बॉक्स के अंदर उनको रखकर इस तरीके के जो पिरामिड्स बने उनके अंदर इनको प्रिजर्व करके रखने की बात कही गई कि जो इनको जरूरत पड़ी, मैंने बोला कि हर पिरामिड के पीछे एक पर्पस होता है कि उसको बनाया क्यों जाता था। कमिटमेंट भी इन्हीं पर्पस को पूरा करने के लिए एरा टू एरा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में ट्रांसफर होता गया और लोगों की जरूरत, समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग उन्होंने अमेंडमेंट किया और अपने इन पिरामिड्स में इस तरीके के स्ट्रक्चर में उनको सुधार की जब जब जरूरत हुई उन्होंने किया। जब किसी भी राजा या रानी के शरीर को प्रिजर्व करके इस तरीके के स्ट्रक्चर में रखा गया तो धीरे धीरे उनको ये महसूस हुआ कि इनकी जो प्रोटेक्शन है वो ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होने लगी। जैसे जैसे अमेंडमेंट होता गया वैसे वैसे इनको प्रिजर्व करना इनके लिए इजीएस्ट वे बनता चला गया। उसी के अकॉर्डिंग समय काल परिस्थिति बदलती गई, लोगों की सुविधाएं बदलती गई, लोगों की जरूरतें बदलती गई। तो सबसे पहले मस्तबा टॉम लाइक एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया, ये भी पिरामिड ही कहा गया। इसको मड और ब्रिक्स के साथ बनाया गया, जिसका जो टॉप होता था वो थोड़ा सा इस तरीके का फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया। मतलब यहां से क्यों? क्योंकि किसी भी पिरामिड को बनाने के पीछे वो सूर्य की एनर्जी को हमेशा महत्व दिया करते थे। अब उन्होंने जब इसको पहले पिरामिड बनाए तो यहाँ पर सूर्य की एनर्जी इसको कैप्चर करती है और डाउनवर्ड जो ममीज रखी हैं उनको प्रिजर्व करने में, उनको संरक्षित करने में हेल्प करती हैं। लेकिन फिर भी वो काम नहीं आया। उनको लगा अब और जरूरत है कि क्या हम अपने लोगों के संरक्षण के लिए, अपने लोगों की को सशक्त बनाने के लिए, उनको प्रिजर्व रखने के लिए, उनकी एनर्जी को ग्रो करने के लिए, उनकी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए भी क्या पिरामिड बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने स्टेप लाइक पिरामिड की संरचना की, जिसके अंदर लोगों को रहने की सुविधा दी गई। स्टेप लाइक पिरामिड्स जो बने, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मस्तबा टॉम कहा गया जो कि ऊपर से फ्लैट था। उसके बाद स्टेप लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरीके का, ये सीढ़ी नुमा, क्योंकि लोगों को इस पर चढ़ के और इसके अंदर प्रवेश करने का जो सुविधा दी गई, उसमें लोगों को रहने की सुविधा दी गई कि जो भी उनके सोल्जर्स होते थे, जो प्रजा होती थी, वो भी राजा रानी के साथ उसी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते थे। और ये पाया गया जो व्यक्ति इस पिरामिड नुमा शेप के नीचे रहते थे उनका फिजिकल फिटनेस बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा माना गया।
उनकी पावर बहुत जनरेट हुई और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी, यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट होने में भी उनको हेल्प मिली। उसके बाद फिर और अमेंडमेंट इन्होंने किया, तो उसमें बेंट पिरामिड बनाए गए। बेंट पिरामिड में इस तरीके के थोड़े से एंगल को शिफ्ट किया इन्होंने कि क्यों ना हम इनके अंदर थोड़ा सा एक एंगल क्रिएट कर दें, जिससे सूर्य की रोशनी एक एंगल पर क्रिएट होकर इसके अंदर पास थ्रू हो जाए और हमें और एनर्जी मिल जाए। तो बेंट स्ट्रक्चर की तैयारी की गई और उसके बाद जब लास्ट में अमेंडमेंट हुआ तो ग्रेट इजिप्शियन पिरामिड जो आज भी वहां पर मौजूद हैं, इजिप्शियन के जो पिरामिड हैं वो आज भी मौजूद हैं, उनके 4 साइड्स होती है, उनको एक एंगल पर तैयार किया गया और एक जो पॉइंट बना ऊपर उसको भी एक एंगल पर शिफ्ट किया गया। तो ये एक तरीके के जो पिरामिड बनकर निकले, उनके अंदर जादू होने लगा, मिरेकल होने लगा। अब ये जो मिरेकल एनर्जी वहां पर बनी, क्योंकि सभी पिरामिड का सोर्स ऑफ एनर्जी उस समय भी सूर्य को ही माना जाता था। क्यों? क्योंकि सूर्य को उस समय साक्षात अपनी आंखों से देखने वाला ईश्वर माना गया। उस समय पे भी पिरामिड बनने से पहले भी जब हमारे यहाँ पर ऋषि मुनियों का एरा था, रामायण महाभारत काल था, सतयुग काल था, उस समय हमारे जो भी यूनिवर्स के अंदर सूर्य हमेशा से चमकता था, चंद्रमा हमेशा से ही आता रहा, तारे थे, नक्षत्र थे, ब्रह्मांडीय जो चेंजेस होते गए वो भी रेगुलर उस समय पर होते थे। तो उस समय के जो ज्योतिषी आचार्य होते थे, हर एक संस्कृति में, हर एक कंट्री में, हर एक सभ्यता में इस तरीके की संरचनाओं पर काम किया गया और इस तरीके के रूल बनाए गए कि जब एस्ट्रोलॉजिकली एक संयोग देखा गया तो उसमें सूर्य को सबसे अच्छा प्लैनेट बताया गया, जिसको ये माना गया कि उसी की रोशनी से स्टार्स चमकते हैं, उसी की रोशनी से सारे ग्रहों को शक्ति मिलती है, उसी की रोशनी से प्रकृति में एक नया सृजन होता है। तो ऐसा एक ग्रह, ऐसा एक यूनिवर्स के अंदर चमकने वाला बड़ा स्टार उनके लिए ईश्वर का काम करता था। अब सभी चीजों के लिए जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी थी वो सूर्य को मानते थे, उसकी पूजा करते थे, एज ए भगवान मानते थे। और हमारे इंडियन कल्चर में भी सूर्य को कभी नकारा नहीं गया, हमेशा सूर्य देव की ताकत सबसे सर्वोपरि रही। लेकिन जब पिरामिड बन रहे थे उस समय, तब भी सूर्य को ही उन्होंने चुना, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी अच्छी और इतनी प्योर है जो किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, सबको बराबर से स्प्रेड करती है अपने आप को और एक डिसिप्लिन को कैरी करती है। और अगर उसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग देखें तो दिन बनते हैं, रात बनती हैं, सीजन्स बनते हैं और हर तरीके के पैटर्न पर क्रिएशन होता है। तो सूर्य सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया और उसके पीछे जो साइंटिफिक पर्पस रहा, अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, अपने राजा रानी को सुरक्षित रखने के लिए। और क्या पता वो ऐसा सोचते थे कि हमारे राजा रानी अगर सूर्य देव की कृपा से वापस जिंदा हो गए तो हम हमेशा उनके आगे उसी तरीके से रहेंगे जैसे कि वो हमें छोड़ के गए थे। ये उनका भाव था उसके पीछे। तो पर्पस होता है हर एक पिरामिड के पीछे, और उसके पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच रही जो कि सूर्य की एनर्जी पर आधारित है। जब ये पिरामिड्स बने, इजिप्शियन पिरामिड्स इतने अच्छे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर बने हुए हैं कि इनके अंदर जब जो लोग रह रहे थे उनके अंदर बहुत शानदार प्रोग्रेस देखने को मिली। और उसके ना केवल उसके अंदर रहने वाले लोगों के, अपितु उसके आसपास के क्षेत्र की जो एनर्जी थी, जो उसकी एग्जिस्टिंग सराउंडिंग थी, उसके अंदर भी बहुत अच्छी एनर्जी वहां पर पाई गई, ये माना गया। इसीलिए इजिप्शियन पिरामिड को वर्ल्ड के 7 वंडर्स में काउंट किया जाता है, जैसे कि हमारे ताजमहल को शामिल किया गया है। तो इसकी एनर्जी कैसे काम करती है?
क्या अब यहाँ पर एक चीज शामिल होती है कि क्या ये जो पिरामिड हैं ये इजिप्ट के ही सबसे पहले बने हुए पिरामिड की संज्ञा में आएंगे? सबसे पहले क्या ओरिजिन वहां पर हुआ? अब हम उसके ओरिजिन की बात करते हैं। अगर आपने देखा होगा इजिप्शियन पिरामिड अराउंड 2700 बिफोर क्राइस्ट एरा के अराउंड ये बने, जिसमें स्टेप पिरामिड बनाए गए जो देजोस्वर में सबसे पहले इनको इजिप्ट में तैयार किया गया। उसके बाद मेसोपोटामिया की जो एरा आया, जो सिविलाइजेशन आई, वो 2100 बिफोर क्राइस्ट से 500 बिफोर क्राइस्ट के एरा को माना जाता है, जिसके अंदर स्टेप लाइक स्ट्रक्चर जो कि लोगों के रहने के लिए बनाए गए थे। उसके बाद मेसोपोटामिया जो मेसो अमेरिका की जो सिविलाइजेशन आई, उसके अंदर 200 BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा से 100 CE के टाइम पर माया के पिरामिड्स को बनाया गया। यही वो माया के पिरामिड्स बने, इनका एंगल और इनके पीछे की जो साइंस निकल कर आई वो ये बताती थी कि इसको टोटली बेस्ड ऑन सन एनर्जी लोगों ने बताना शुरू किया कि ये जो पिरामिड माया के पिरामिड हैं, इनके अंदर एक ऐसा मैजिक क्रिएट हुआ, क्योंकि इनका एंगल ऑफ क्रिएशन जिसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती थी, तो वहां एक मैजिक एनर्जी क्रिएट होती थी, जिससे लोगों का भला होने लगा, उनकी ग्रोथ होने लगी और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी। लेकिन इंडिया के अगर सिविलाइजेशन की बात करें, इंडिया एक रिलीजियस कंट्री रहा है बहुत समय पहले से ही, क्योंकि जब हम देख रहे हैं इजिप्शियन पिरामिड या फॉरेन के जो पिरामिड्स हैं उनके लिए, तो वहां के जो पिरामिड हैं उनके पीछे बनाने का रीजन है, उनका पर्पस है कि अपने राजा रानी के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए उन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाना शुरू किया। लेकिन इंडिया के कल्चर की बात की जाए तो क्या जब इंडिया के अंदर आपने रामायण और महाभारत काल से पहले के भी कोई अगर एंशियंट बुक आप पढ़ते हो या देखते हो, तो उस समय क्या मंदिर नहीं थे? हमारे कल्चर में मंदिरों की संरचना बिफोर क्राइस्ट एरा से भी पहले के समय का माना जाता है। जब मंदिरों का निर्माण उस समय पर किया जाता था, तो मंदिरों के शिखर की संज्ञा वहां पर दी गई है, और शास्त्रों में, जिसके अंदर वास्तुशास्त्र में हर ग्रंथ के अंदर शंकु नाम से उसके बारे में बताया गया। ये शंकु क्या है? शंकु नेम इज स्टैंड्स फॉर पिरामिड। शंकु पिरामिड ही है जो आपको वास्तुशास्त्र के हर ग्रंथ के अंदर देखने को मिलेगा। चाहे आप विश्वकर्मा प्रकाश की बात कर लें, इस तरीके के आकार की बात वो शंकु के नाम से कर रहे हैं। शंकु का मतलब ही यहाँ पर पिरामिड है। और इसको बनाने के लिए क्या उस समय के जो टेम्पल बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे, पूरे नगर के एक सार्वजनिक तौर पर एक मंदिर हुआ करता था। हर घर के अपने मंदिर नहीं होते थे, हर घर का अपना मंदिर ना होके सार्वजनिक तौर पर, यानी कि पब्लिक के लिए एक शहर, एक कस्बे, एक जगह पर एक मंदिर बनाते थे। और मंदिरों के ऊपर जो शिखर बनाए जाते थे, वो शिखर ही अपने आप में एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते थे। तो इससे यहाँ पर ये साबित हो जाता है कि कोणार्क का सन टेम्पल, जो कि सूर्य से ही ओरिजिन हुआ है, उसके अंदर कभी आपको भुवनेश्वर जाने का मौका मिले तो देखिएगा, जो मंदिरों को बनाने के लिए जिस संरचना का इस्तेमाल किया गया, जिनको शिखर कहा गया, उनको बनाने के पीछे सूर्य की एनर्जी हमें भी महसूस हुई। और ये एनर्जी, और मंदिर का जब निर्माण किया जाता है तो शिखरों को पिरामिड ही कहा गया। कोई भी उस समय पर व्यक्ति हमारी संस्कृति में आया होगा, हर बार ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए दूसरी कंट्री से इंडिया में आते रहे हैं, हमारे ज्ञान को, धन को, मन को
और हमारी संस्कृति को अपने संस्कृति में लेकर चले गए हैं, चाहे उनको आप ये सीख के गए हों। क्योंकि अगर मंदिरों के बनने की भावना को अगर आप देखेंगे, जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो मंदिरों को बनाने के लिए एक सिस्टम है जो कि ईस्ट और वेस्ट लॉन्गर प्लॉट पर बनाया जाता है, जिसकी एनर्जी हमेशा मंदिरों के निर्माण के लिए योग्य पाई गई। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट है W5 में गर्भगृह होता है, गर्भगृह होता है उस पर्टिकुलर मंदिर के बीचों बीच जो जिस मूर्ति को स्थापित किया जाता है, यानी कि जिस भगवान की मूर्ति होती है, जिस भगवान का वो मंदिर होता है, उसी की मूर्ति को गर्भगृह में, यानी कि जो कोर एरिया है, सेंटर ऑफ द शिखर, इसके नीचे अगर कोर एरिया बताएं तो दिस इज द सेंटर ऑफ द शिखर, गुंबद कह लो, इसको शिखर कह लो, एक ही बात है। यहां पर जब हम अपने ईष्ट की स्टैचू को लगाते हैं और हम यहाँ पर बैठकर, जब भी मंदिर के प्रांगण में बैठकर कोई भी व्यक्ति अपने लिए मैनिफेस्टेशन करता है, और स्पेशली इस शिखर के नीचे आप गर्भगृह में आते हैं, मंदिर के मूर्ति के सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, उस ईश्वर से अपने लिए कुछ मांगते हैं, तो मन के भावों के साथ जब आपकी प्रार्थना इस शिखर के साथ अलाइन होती है, तो ये जो इसका गुंबद बना हुआ है, यहाँ पर एक एंटीना होता है। हर मंदिर में आपने देखा है ना, इस तरीके का ब्रास का या कोई भी एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है आपको। वो क्या है? यहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशन को इसके माध्यम से, ये जो इसका शिखर बना है, ये एक एंगल पर बना हुआ है। जब इस एंगल के अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन रोटेट होकर पास थ्रू होती है यूनिवर्स में, तो वो 100 टाइम कंप्लीट होती है। अगर किसी भी मंदिर का शिखर प्रॉपर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर बन जाता है, उसी मंदिर में हर किसी की इच्छाएं कंप्लीट हो जाती है। उसका एग्जाम्पल अगर देखें, महाराष्ट्र का सिद्धि विनायक मंदिर, जिसके अंदर कहा जाता है ना कि अपनी मैनिफेस्टेशन कोई भी ले जाओ वो पूरी होता है। तिरुपति बालाजी का टेम्पल अगर आप देखेंगे, उसके शिखर के एंगल को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो किस एंगल पर बना हुआ है, और ये शिखर ही पिरामिड के ओरिजिन का समय बताते हैं। और पिरामिड जब इजिप्शियन सभ्यता में आए, उससे पहले हजारों वर्षों पहले हमारे सभ्यता में मंदिर आ चुके थे। तो आप निश्चय कीजिए कि मंदिर, पिरामिड, शिखर और शंकु हमारी पहचान है या इजिप्ट की पहचान है? हमने इसको ओरिजिन किया है या फॉरेन में इसका ओरिजिन हुआ है? ओरिजिन हमेशा से ही भारत की ही देन शिखर रहे। शिखरों को ही पिरामिड का उन्होंने अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया और पिरामिड बना दिया। अगर किसी भी मंदिर के अंदर कोई भी व्यक्ति उसके प्रांगण में बैठकर उसकी फ्लोरिंग पे बैठता है, तो मंदिर कोई आसान स्ट्रक्चर तैयार करना नहीं होता। अगर हम इस मंदिर की बात करें, सपोज करो ये हमारे पास मंदिर है, इसी का ही ये यहाँ पर ये इसका गर्भगृह और शिखर लगा लो। यहाँ से जब मंदिर स्टार्ट हुआ, इसके अंदर से जब आप प्रवेश करते हो, तो इसकी फ्लोरिंग लगा लो। वो ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको सारा दिन सूर्य की ऊर्जा जब इस पर पड़ती है, तो यहाँ भी डिवाइन एक एनर्जी क्रिएट होती है, जलन नहीं होती। इस पे जब हम लोग चलते हैं तो ठंड का आभास होता है। वास्तु के अंदर इतनी गहन शोध होने के बाद इन ग्रंथों में ये लिखा गया है कि जब टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ, तो उसके अंदर ना केवल उसकी स्टेप से लेकर उसके गर्भगृह तक एक एक चीज को बारीकी से मेजर किया जाता है, बनाया जाता है, और तब हमारे सामने एक मंदिर बनकर तैयार होता है। जब कोई भी व्यक्ति इसके यहाँ पर बैठकर अपनी मैनिफेस्टेशन करता है, तो उसका मूलाधार चक्र और बाकी सभी सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पर बैठकर अपनी प्रार्थना करने से, और यूनिवर्स में
उसकी जो मैनिफेस्टेशन जिसी भी कोई भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और हमारे शिखरों को बनाए जाने की जो सभ्यता थी, उसके पीछे भी तो एक कारण था ना। क्योंकि मैंने बोला हर जैसे पिरामिड के लिए कोई पर्पस था, शिखरों और मंदिरों को बनाने के लिए भी पर्पस तैयार किया गया। उस समय पर व्यक्तियों को मटीरियलिस्टिक गेन की इतनी जरूरत नहीं थी, शारीरिक ताकत चाहिए थी और अंत में अध्यात्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करना उनका परम पर्पस होता था। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इच्छाओं को पूरा करके अंत में आप क्या चाहते हो। लेकिन आज अगर घरों में देखें तो उस समय पर जब वास्तु किया जाता था घरों को बनाने के लिए, मंदिरों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग तरीके के जमीन का चुनाव, प्लॉट का चुनाव, शेप का चुनाव, मिट्टी का चुनाव, पत्थरों का चुनाव ऐसे किया जाता था पहले भी। इसी वजह से जब शिखर बने और मंदिर बने तो उनके लिए जिस भूमि का चुनाव किया जाता था उसकी पहले शुद्धि की जाती थी, पवित्र किया जाता था, ताकि व्यक्ति अंत में श्री चरणों को प्राप्त करे और आध्यात्म में अपने आप को समर्पित कर दे। इसीलिए वास्तुशास्त्र में भी जिनके ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गर हाउसेस होते हैं वहां पर आध्यात्म से जुड़े हुए लोग ज्यादा पाए जाते हैं। ऑटोमेटिकली उनको परमेश्वर में, अपने ईश्वर में आस्था होती है और वो सब कुछ उसी को समर्पित कर देते हैं अंत में। तो यहाँ पर हमने ये पाया कि इजिप्शियन पिरामिड्स वहां से ओरिजिन नहीं है, हमारे कल्चर से उन्होंने इस ज्ञान को लिया है, उनकी कॉपी की है और वहां पर अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। अब देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया उनका भी ओरिजिन सन की वजह से हुआ और हमारा भी ओरिजिन सन की वजह से यहाँ पर हुआ। इंडिया में जब एंशियंट ऑरेंज और इसकी बात की गई तो जब सूर्य यहाँ पर तैयार उसकी एनर्जी को तैयार करने के लिए बनाए गए तो उसके पीछे एक लॉजिक तैयार हुआ कि सूर्य की एनर्जी पिरामिड, इजिप्शियन पिरामिड को बनाने के लिए भी यूज किए गए और शिखरों को बनाने के लिए भी यूज किए गए। उसके पीछे का साइंस ये था कि जब कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जैसे कि हमारे मंदिर बनाए गए जिनमें गुंबद तैयार किया गया, जिनमें 4 पिल्लर होते थे। अब कोई भी मंदिर हो या पिरामिड हो, दोनों का बेस तो एक ही है ना, भूमि के ऊपर खड़े हुए हैं, जमीन चाहिए और अपने आप को स्थिर रखने के लिए एक ब्रॉड स्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये पिल्लर हैं हमारे, नीचे से भूमि के अंदर से जो भी एनर्जी पास थ्रू होती है वो जियोपैथिक एनर्जी कहलाई और जियोपैथिक एनर्जी इन पिल्लर के माध्यम से जब इस शिखर के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पर आकर जब सारी जियोपैथिक एनर्जी एकत्रित होती है तो यहाँ से जब सूर्य अपनी रोशनी इस एंगल पर क्रिएट करता है तो एक मैजिक क्रिएट होता है। एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर सूर्य और जियोपैथिक एनर्जी जब एक साथ अलाइन होती है तो एक मैजिक क्रिएट होता है और वही मैजिक आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करवाता है कॉस्मिकली। तो यहाँ पर 2 एनर्जीज काम करती हैं, सूर्य की एनर्जी जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। कॉस्मिक एनर्जी बनती है आपके 9 प्लैनेट से, आपके नक्षत्र से, आपके सराउंडिंग के जितने भी कॉस्मिक चेंजेस होते हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो गैलेक्सियल कोई भी चेंज है, वो सारी चीजें अपनी एनर्जी देते हैं। हर चीज का अपना एक एनर्जी पॉइंट होता है। अब यहाँ से जब हम अपने मंदिरों को एक एंगल पर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर शिखरों के अंदर जब गर्भगृह में मूर्ति स्थापित होती है तो वो भी अपने आप में मैजिकल मूर्ति बन जाती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसकी शुद्धि की जाती है और वहां पर आपके बातों को सुनने का एक एंगल क्रिएट कर दिया गया। कोई भी मंदिर आपने आसपास देखिए वो आपको इसी तरीके के बिना कोई भी गुंबद के नहीं मिलेगा। चाहे आप
गुरुद्वारे को देख लीजिए, गुरुद्वारा है, चर्च है, आपका मस्जिद है, सभी इसी एंगल पे बनते हैं। सबके ऊपर एक टॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उन्होंने अलग अलग तैयार किया, लेकिन अगर ये पॉइंट देखें तो ये पॉइंट सबका एक जैसा मिलेगा आपको, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई भी हो, सबका यही एंगल मिलेगा। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन उठते हैं कि जो इंडियन पिरामिड्स डिजाइन किए गए वो सन एनर्जी के ऊपर बेस्ड थे। अब सूर्य के अंदर हमने जब दो तरह की कैटेगरी यहां पर निकाली, एक तो घरों को बनाने के लिए भी अब हम बात कर रहे हैं कि वास्तु में आपके घरों के अंदर भी पिरामिड यूज करते हैं, तो उसके लिए अलग से होगा। यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि आपका एंगल, कितने एंगल का आपका पिरामिड बनाना है। घरों के लिए अलग है, मंदिरों के लिए अलग है। अब घरों के लिए हमने बात की कि सबसे ज्यादा वास्तु बेस्ड है सूर्य की एनर्जी पर, ठीक है। वास्तु बिना सूर्य के संभव नहीं है। जैसे जैसे आपके घर के अंदर सूर्य की रोशनी जिस एंगल पर पड़ती है वैसा वैसा आपका ओरिएंटेशन है, तो आपके वास्तु ये शास्त्रार्थ बताया गया है। अब सूर्य की 7 रंग की रोशनी होती है, सबने विबग्योर के बारे में पढ़ा है, इंद्रधनुष के रंगों के बारे में पढ़ा है। जब बारिश होती है तो 7 रंग की रोशनी निकल कर आती है। ये 7 रंग की रोशनी के अंदर अलग अलग केमिकल एलिमेंट पाए जाते हैं, विटामिन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपका लेड है, यूवी रेज है, इंफ्रारेड किरणें हैं, सारी चीजें मिलती हैं। ये 7 रंग जब जब आपके घर के जिस जिस हिस्से पर पड़ते हैं वहां वहां पर अपनी एनर्जी को स्प्रेड करते हैं। क्लियर? अब जब 7 रंगों की बात करें तो पूरा वास्तु सूर्य के ऊपर आधारित है। सूर्य कॉस्मिक एनर्जी को बताता है और हमारा वास्तु जियोपैथिक एनर्जी के ऊपर स्टैंड करता है, ठीक है। जब हम जियोपैथिक एनर्जी की बात करते हैं तो भूमि की जब ऊर्जाएं हमारे घर में आती हैं, ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी यानी कि सूर्य की 7 रंगों की रोशनी हमारे घर पे आती है, तो एक मैजिक क्रिएट होता है आपके ओरिएंटेशन में। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग किया तो आपका वास्तु अच्छा है, अगर अकॉर्डिंगली नहीं है तो वही वास्तु दोष बन के आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। अब यहां पर घरों के लिए जब हम सूर्य को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सूर्य के अंदर 7 रंग हैं, तो घरों के लिए जो पिरामिड तैयार करेंगे इन्हीं 7 रंगों को कैप्चर करने के लिए जरूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा पूरा यूनिवर्स 360 डिग्री पर काम करता है, ठीक है। 360 डिग्री पर काम करता है। अगर हम सूर्य के 7 रंगों को इसके साथ डिवाइड कर दे, 360 डिवाइडेड बाय 7 अगर करते हैं तो हमारे पास 51.42 डिग्री समथिंग रेशो आती है। तो इससे ये साबित होता है कि घरों में जो पिरामिड हम यूज करते हैं वास्तु दोष को दूर करने के लिए, उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए। क्या वो शिखरों के एंगल पर बनेंगे, क्या वो इजिप्शियन पिरामिड के एंगल पर बनेंगे, या वास्तु के नियमों के अकॉर्डिंग एंगल जो डिसाइड करेगा उस पर बनेंगे। ऑब्वियसली घरों के लिए हमारा गृहस्थ आश्रम का जीवन अलग तरीके के संयोग को स्थापित करता है, अलग अलग इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, अलग अलग इच्छाओं को पूरी करता है। मंदिरों में आध्यात्म को पूरा करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% करेंगे। घरों के लिए जिस एंगल की जरूरत होती है, ये शास्त्रों में बताया गया कि 51 to 60 डिग्री के पिरामिड्स को घरों के लिए तैयार करके यूज किया जाता है। अगर आप देखें, जो पिरामिड आपके घरों के वास्तु दोषों को, वर्किंग प्लेस के वास्तु दोषों को, कमर्शियल प्लेस के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए यूज होते हैं, वो 51 to 60 डिग्री के एंगल पर ही बनाए जाते हैं। इसकी एक कैलकुलेशन होती है, इसकी एक डायमेंशन होती है, इसकी एक प्रॉपर एंगल होता है। अगर उस एंगल से बने हुए पिरामिड आप यूज करते हो तो अपने घर के वास्तु दोषों को, किसी भी हिस्से के वास्तु दोष को दूर करने में आप 100% एक रेमेडी
यंत्र, एक मशीन को तैयार कर लेते हो। चाहे वो आपके कट को रिमूव करे, कट और एक्सटेंशन के दोषों को दूर करना हो, चाहे कोई भी नेगेटिव स्टेयर्स का दूर करना हो रोग, या आपके एनर्जी को बूस्ट करना हो, या आपकी बीमारियों को हील करना हो, इस तरीके से बने हुए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो कि सन एनर्जी पर बेस्ड होते हैं और एक मिरेकल क्रिएट करते हैं, उसी से बने हुए एंगल पर पिरामिड आपको हेल्प करते हैं और आपके पर्पस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने कहा कोई भी पिरामिड बिना पर्पस के नहीं बनाया जाता, तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग पिरामिड बनाना होता है। अगर वो आप सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने, चाहे आप वास्तुविद हैं, नहीं हैं, आप एक गृहिणी हैं, आप कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कोई भी फील्ड से आप हो सकते हो। दोष तो हर घर में ही है। आप किसको किस तरीके की रेमेडी देकर अपने क्लाइंट्स को पॉजिटिव अपने लिए भी कर सकते हो और सामने वाले को हील भी कर सकते हो, ये पिरामिड आपको हेल्प करने का एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। क्या काम करता है, अगर घरों के लिए देखें तो जो भी एक पिरामिड होता है, अगर सिंपल जो जिस एंगल पर बनता है, क्योंकि इसके 4 साइड फेसेस होते हैं और सूर्य एनर्जी जब इस पर पड़ती है और नीचे से जियोपैथिक आती है, तो एक यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एनर्जी क्रिएट होता है, उसी को ही मैजिक बोलते हैं। जैसे आप अपने घरों में हैंडपंप लगाते हो, कितना डीप इनसाइड उसको डिग करके पाइप डाला जाता है, फिर यहां पर आप हैंडपंप को लगाते हो। ये भी तो एक मशीन है ना, ये भी तो एक मशीन है, हैंडपंप भी तो एक मशीन है ना, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। किसके लिए? भूमि से पानी को खींच कर लाने के लिए। जब भी नीचे ग्राउंड लेवल वाटर को ऊपर लाया जाता है तो एक मशीन के द्वारा इसको संभव किया जाता है। अब जैसे ये हैंडपंप का ये गियर हम अप एंड डाउन करते हैं तो ये यहाँ से पानी अपवर्ड आता है और पानी यहाँ पर आपके हैंडपंप से गिरने लगता है। ये भी तो एनर्जी ही है, पानी को खींचना भी तो एनर्जी है, ये पानी भी तो हमारा वाटर एलिमेंट है। अब जिस तरीके से पानी को एक हैंडपंप खींचकर ऊपर लेकर आता है और आपको पानी देता है, वैसे ही एक पिरामिड, एक 4 इंच का पिरामिड डाउनवर्ड 8 फीट तक की एनर्जी को ऊपर खींच कर लेकर आता है। और आपको जब सूर्य की रोशनी के साथ यहां अलाइन करता है तो जहां पिरामिड लगा होगा वहां की एनर्जी को पॉजिटिव करेगा, इसको नेगेटिव कुछ पता ही नहीं है। मेटल के पिरामिड हम यूज करते हैं क्योंकि इसको कोई भी नेगेटिव इसके पास आ ही नहीं सकती, नेगेटिविटी कोई भी सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि 8 फीट डाउन, 8 फीट राइट, 8 फीट लेफ्ट, 8 फीट अपवर्ड अपने सराउंडिंग की एनर्जी को ये पॉजिटिव करने की पावर जनरेट करता है। कौन? ये जो यहां पर एंगल क्रिएट हुआ, ये जो एंगल है, ये एक मिरेकल क्रिएट किया है आपने, एक मैजिक क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके सराउंडिंग में सरवाइव कर ही नहीं सकती। समझ आ रहा है यहां तक? आप सबको कनेक्ट कर पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में कोई रिएक्शन दीजिए मुझे, ताकि मुझे लगे कि आप सबको समझ में आ रहा है। चैट बॉक्स ऑन है कि नहीं है अभी भी? ओके, कविता जी कह रहे हैं नहीं समझ में आया। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कविता जी को समझ में नहीं आ रहा? ओके, मैं समझाती हूँ कविता जी। अब थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। ये तो हमारे घरों के लिए हमने ये देखा कि 51 टू 60 डिग्री के पिरामिड हमें तैयार करने होते हैं। तैयार करने का एक सिस्टम होता है, वो आपको जरूर क्लास में सिखाया जाता है। जैसे कि हम छोटे बच्चे थे तो डी का इस्तेमाल करते थे ना, डी
ये वाला जो डी होता है इस तरीके से, ये 180 डिग्री पे होता था, ये 90 डिग्री बताता था, है ना, करते थे ना हम लोग इसको यूज। ये बताता है कि 51 टू 60 डिग्री के एंगल पर बनने वाले पिरामिड ही आपको घरों में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब ये है। अब यहां पर मंदिर की बात कर लेते हैं, ठीक है कविता जी, थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। ओके, टेम्पल को बनाने के पीछे का पर्पस हमने जाना कि हमें आध्यात्म से जोड़ना है, ईश्वर वो। अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि जब भी इसके लिए पिरामिड बनाया जाता है वो भी बेस्ड ऑन सन एनर्जी, सूर्य की एनर्जी। मंदिरों के शिखर के लिए भी हमने बात की थी। अब यहां पर सूर्य की एनर्जी के साथ 9 प्लैनेट की एनर्जी आती है और नक्षत्रों की एनर्जी आती है। लेकिन इन सबका संबंध जब हम अपने मंदिरों के शिखर की बात कर रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मंदिर में किसकी पूजा करते हैं हम? अपने आराध्य की, अपने ईश्वर की, है ना। कोई ना कोई मूर्ति यहां पर होगी गर्भगृह में। गर्भगृह में हमारे भगवान की मूर्ति होती है, हमारे इष्ट की मूर्ति होती है। तो सूर्य जब यहां पर आकर अपनी रोशनी बिखेरता है तो जियोपैथिक एनर्जी यहां पर उस ईश्वर को अपनी एनर्जी देता है। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है? 5 एलिमेंट ही हमारे भगवान होते हैं। समझ पा रहे हो? पंच तत्व ही जिससे मैं और आप बने हैं, जिससे भगवान बना है, जिससे हमारे इष्ट बने हैं, वो ही आपके गर्भगृह में वो मूर्ति है। भगवान अगर देखें तो उसके नाम को ही बता रहा है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। 5 तत्व हो गए। 5 तत्वों का सम्यक संतुलन ही ईश्वर होता है, भगवान होता है। अब अगर हमारा यूनिवर्स 360 डिग्री पर काम करता है और हमारे 5 तत्व से ही पूरी सृष्टि बनी है, तो मंदिरों के लिए एलिमेंट से अगर हम डिवाइड कर दें 360 डिवाइडेड बाय 5 तो 72 डिग्री हमें मिलती है। 72 डिग्री से शुरू होने वाले पिरामिड अगर हम मंदिरों के लिए यूज करेंगे, जो शिखर बने होंगे वो किस एंगल पर बने हैं? 72 टू 80 और 90 डिग्री तक के जो शिखर बने होते हैं वो इस संरचना पर आधारित होते हैं। इसीलिए घर कभी भी मंदिर नहीं हो सकता और मंदिर कभी भी घर नहीं होता। दोनों के यूटिलिटी अलग है, दोनों का पर्पस अलग है, दोनों की सुविधाएं और फाउंडेशन भी अलग होती है। तो इसीलिए पिरामिड भी अलग अलग तरीके से ही बनाए जाएंगे। घरों के लिए 51 से लेकर 60 डिग्री के एंगल के बीच के जो भी पिरामिड बनते हैं वो घरों के वास्तु दोषों को दूर करते हैं, और मंदिरों के शिखर हमेशा 72 टू 80 डिग्री पर ही बनाए जाते हैं। वहां मंदिरों में सबसे अच्छी मैनिफेस्टेशन होती है। अगर आप ये मंदिर को देखें, ये भुवनेश्वर का, उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल है जो टोटल सूर्य देव पर आधा सूर्य का ही मंदिर है। ये जब इसके गर्भगृह में देखेंगे तो यहां सबसे पहले जब सूर्य निकलता है तो रोशनी की पहली किरण यहां आती है। अब ये सूर्य का कोणार्क टेम्पल ही अपने आप में जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर बना हुआ है वो है शिखर, और शिखर बनने के लिए 72 टू 80 डिग्री की संरचना पर आधारित है। अगर इसको मेजर करेंगे उस डी से तो ये देखो ये 70 डिग्री बना कि नहीं बना? यहां पर एंगल अगर मैं इसको लूं तो बना कि नहीं बना?
अगर मैं इसको डी से कंपेयर करूं तो मेरी डी अगर यहाँ पर है तो ये होता है 90 और ये बना हुआ है इधर अराउंड 72 और ये हो गया बेस। अगर इसको मैं डिग्री से देखूं तो 72 डिग्री पर ये बना हुआ है, और अगर इसको भी ऐसे कर दूं तो दोनों तरफ के जो एंगल हैं 72 के ही एंगल पर बनते हैं। और ये आपको क्लास में बनाना सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं, पेपर वाले जरूर आपको सिखाए जाएंगे। बनाना चाहें तो मेटल के भी खुद के पिरामिड्स बना सकते हैं। इनको शिखर पिरामिड स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो कि सूर्य की एनर्जी को प्रॉपर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से कैप्चर करते हैं और नीचे से जियोपैथिक एनर्जी कैप्चर करके यहां से भूमि की ऊर्जाएं और ऊपर से सूर्य की ऊर्जा जब यहां पर एक एंगल पर क्रिएट होती है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी पर बेस्ड कोई भी चीज बनाई जाए वो 100% रिजल्ट आपको देती है। बिल्कुल भी काम नहीं करता। प्लास्टिक बायो प्रोडक्ट है, वो कभी भी आपको एनर्जी दे ही नहीं सकता। जो मेटल होते हैं वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं एनर्जी के, तो उन्हीं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो आपको जब भी सूर्य की रोशनी प्लास्टिक पर पड़ती है तो एक केमिकल क्रिएट होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए, कैंसर का भी कारण बनता है। सो प्लीज स्टे अवे। गवर्नमेंट उनको बंद करने के लिए लगी हुई है, प्लास्टिक के पॉलिथीन बंद हो गए, सारे प्लास्टिक बैन हो गए, हम लोग घरों में प्लास्टिक लगा रहे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, कम लगा लीजिए बट अच्छी चीजें लगाइए ताकि ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी वहां पर बनी रहे। हाँ, ग्लास और वुड अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं और करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। हमारे इंडियन कल्चर में देखो कितने सारे, किसी भी टेम्पल को उठा के देख लो, आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर को देखने को मिलेंगे। सारे के सारे सभी जो स्ट्रक्चर हैं इसी पर बेस्ड होते हैं और इसी एनर्जी को क्रिएट करते हैं। अब अगली अगर बात करें तो एक इसका साइंटिफिक और लॉजिक तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। सूर्य अपने सातों रंग की रोशनी को प्रोड्यूस करता है, नवग्रह को प्रोड्यूस करता है, नक्षत्र की एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ सूर्य के माध्यम से हम कैप्चर करते हैं। भूमि की ऊर्जाएं डेफिनेटली जब सूर्य भूमि की ऊर्जा के साथ भूमि पर पड़ता है तो वहां पर भी एक एंगल क्रिएट होता है। इसी एंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि जब सपोज करो, आपने कभी ये पता नहीं किया है नहीं किया है, ये साइंस का एक वो होता था कि अगर आपको यहां पर एक मिरर दे दिया जाए, ठीक है, ये मिरर दे दिया जाए और सूर्य की रोशनी जब इस मिरर के ऊपर पड़ती है तो यहां से रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। मिरर से हमेशा रिफ्लेक्ट होती है ना कोई भी रोशनी, हम भी तो जब मिरर में देखते हैं तो रिफ्लेक्ट होते हैं ना, ऑपोजिट रिएक्शन करती है। तो यहां से एक इसके ऊपर सूर्य की रोशनी आई और इस तरीके से मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर आपके पास यहां कोई भी पेपर है, पेपर आपने यहां रखा हुआ है, सूरज की रोशनी यहां से इधर आई, इसने एक एंगल क्रिएट करके इस पेपर के ऊपर अपने आप को एम्फसाइज किया, स्प्रेड किया, तो इस पेपर के अंदर आग लग जाती है। ये एक्सपेरिमेंट किया है आप में से किसी ने? साइंस में जरूर किया होगा, 6th-7th में तो ये आम तरीके से जब आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से सन की एनर्जी क्यों काम करता है, तो जब एक सूर्य की रोशनी मिरर के रिफ्लेक्शन में आके एक पेपर को जलाने की क्रिया कर सकती है, तो सोचिए इसकी पावर कितनी जबरदस्त है। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारी जगह पे यही करना होता, बिना तोड़फोड़ का ही तो नाम वास्तु है। अब इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर जैसे ही ये यहाँ पर विबग्योर ने अपना काम किया, पेपर के अंदर आग लग गई। तो इसकी एनर्जी तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉस्मिक एनर्जी और
जियोपैथिक एनर्जी कैसे काम करती है, और अगर आज तक आपने वास्तु चाहे कहीं से भी सीखा हो और अगर आपको उसकी सन के साथ अलाइनमेंट करने की विधि नहीं आई है तो अभी आपका वास्तु अधूरा है। सोचिएगा जरूर एक बार, क्योंकि हमारा पूरा वास्तु बेस्ड ऑन एनर्जीज, और सबसे पहले सूर्य की एनर्जी उस पर काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके के एंगल को क्रिएट करना होता है। अब ये सूर्य की एनर्जी में 7 रंग होते हैं, सातों रंगों का अपना अपना एक जेस्चर होता है, अपनी एक एक्सपर्टीज होती है। सूर्य की रंग की रोशनी से ही हमें एक किरण हमें हैप्पीनेस देती है, सूर्य हमें ऑनर देता है, नेम फेम देता है, समाज में वेल्थ क्रिएट करवाता है, हमारे आपसी संबंधों में प्यार और प्रेम क्रिएट करता है, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं और हमें एक जीवन दान देता है और हम बहुत ही लंबी उम्र को अट्रैक्ट करते हैं। तो सूर्य अपने आप में ही जीता जागता स्वरूप है एनर्जी का हमारे सामने। आप स्वयं भी अपने घरों में आज तक इसी एंगल को यूज करते आए हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि क्या क्या चीजें आप यूज करते हो इसी एंगल को एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपके घरों में रखे रहने वाले जो मटके होते हैं, पॉट होते हैं, वाटर पॉट, वो भी इसी एंगल को बताए गए हैं। आपने नोटिस किया होगा पुराने समय में कोई भी आज जैसा हम फ्रिज में बॉटल रखते हैं, ठंडा पानी पीते, क्या पुराने समय में ऐसा किया जाता था क्या? कभी भी नहीं। जब भी हम मटका या सुराही में पानी भर के डालते हैं तो आप देखिए इसका एंगल यहाँ पे, इसका कितना ब्रॉड यहाँ पर एरिया क्रिएट होता है। और जब भी ज्यादा सतह पर ज्यादा एरिया की एनर्जी सर्कुलेट होती है तो वहां पर ऊपर से नैरो बना दिया जाता है इसको, ताकि उसका जो सरफेस है, ये जो ब्रॉडनेस है, वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। जब भी इसमें पानी डाला जाता है तो कोई भी व्यक्ति उस पानी को पिएगा तो वो वैसे ही एनर्जाइज हुआ हुआ होता है। और अगर मटके को इस तरीके से एंगल पर देखें तो वो भी एक पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर ही बना होता है। इसीलिए कभी भी आपको अपने घरों में आज भी अगर मटका व्यवस्थित करें तो आपके घरों में स्वास्थ्य को अट्रैक्ट करने की पहली आपने रेमेडी बना ली है। मैं आज भी अपने घर के अंदर मटका ही यूज करती हूँ, फ्रिज का पानी कभी नहीं पीती। और हमेशा चाहे सर्दी, इतना ठंडा पानी होता है, इतना टेस्टी पानी लगता है वो, कि फ्रिज का पानी तो आपको ओबेसिटी देता है अगर नहीं पता हो तो, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और लेकिन मटके का पानी, पॉट का पानी डायरेक्ट आप कंज्यूम करते हो। वेरी गुड कविता जी, आप अपने लिए। और उसके अंदर एक नुस्खा और बताती हूँ, कोई भी कॉपर का ग्लास या छोटा जो लुटिया होती है वो भी डाल दीजिए तो और भी एनर्जाइज हो जाता है। उसके अंदर एक रुद्राक्ष डाल के रखिए, उसके अंदर एक टुकड़ा सिल्वर डाल दीजिए, हो गया ना आपका प्यूरिफाइड वाटर, मैजिकल वाटर क्रिएट कर लिया है आपने। यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड कविता जी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हम यूज कर रहे हैं बट अवेयर नहीं है उन चीजों को लेके। आपके घर में यूज होने वाला आपका जो जग यूज करते हैं उसका भी सेम स्ट्रक्चर है। जो किसी भी ऋषि मुनि के पास जो कमंडल हुआ करता था उनके हाथों में, वो भी इसी संरचना पर आधारित था। ओके श्रुति जी, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए कमंडल की स्थिति देख लो, मटका देख लो, जग देख लो, या आपके किचन में रखा हुआ घी वाला पात्र देख लो। जिस चीज को आप जिस एंगल के साथ अलाइन करके रखते हो उसकी एनर्जी वैसे ही अट्रैक्ट कर लेते हो। हम अगर ग्लास से पानी पीते हैं तो ग्लास किस तरीके से बना होता है? नीचे से नैरो, ऊपर से ब्रॉड। ये उसके एंगल को ऑपोजिट करता है, इसीलिए ग्लास से पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा इस तरीके के सुविधा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मटके में रुद्राक्ष, सिल्वर और कोई भी कॉपर का ग्लास या छोटा छोटा आजकल तो आते हैं बने हुए, कुछ भी डाल दीजिए कॉपर का जो आपके पास अवेलेबल हो।
और आपके पूजा घर में रखी जाने वाली जो जोत का इस्तेमाल करते हैं ना आप, वो भी उसी तरीके के एंगल पर बनता है। और जो मंदिरों में बेल बनी होती है, बेल का भी संरचना उसी के अकॉर्डिंग पिरामिड जैसा ही होता है। इसलिए बोला गया कि जब भी आप मंदिर में जाएं तो वो जब घंटी बजाएं तो उसके नीचे खड़े हों, तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उस वाइब्रेशन से रिमूव हो जाती है। तो हम यूज तो करते ही हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग अपने आसपास के क्षेत्र में यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, लेकिन अवेयर नहीं है बस। किसी भी बॉटल को अगर लोगे तो उसका एंगल नहीं बना हुआ होता। अगर आपकी बॉटल लाइक ऐसे है, देन यू कैन, लेकिन बॉटल इस तरीके से बनी होती स्ट्रेट, उसको एंगल क्रिएट करना सिखाएंगे हम आपको, कैसे बॉटल को भी कैसे यूटिलाइज करेंगे। क्या पिरामिड का इंपैक्ट हर डायरेक्शन में हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया एक 4 इंच का पिरामिड 8 इंच नीचे, 8 फीट नीचे, 8 फीट राइट लेफ्ट और 8 फीट अपवर्ड अपनी एनर्जी को स्प्रेड करता है और आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करता है। आप में से कौन कौन अब ये जानना चाहता है कि क्या इसके अलावा भी कुछ और होता है क्या? कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हो पिरामिड को, कहाँ कहाँ पर आप इसके इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? कौन कौन इंटरेस्टेड है जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप अपने घरों में किन किन चीजों पर इसकी, अगर आपने इसको यूज कर लिया तो किन किन में आपकी मास्टरी हो सकती है। ओके, ये कोर्स जो है वो ज्यादा लंबा कोर्स नहीं है, लेकिन इन डिटेल पढ़ाने की मेरी आदत होती है, तो उस वजह से थोड़ा सा जब तक आपको पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल में नहीं बताऊंगी तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसकी प्रॉपर हिस्ट्री डे 1 पर इसको देखेंगे, ये तो सिर्फ थोड़ा सा ही बताने की कोशिश की है आपको आज मैंने, एक दिन में सारा नहीं हो सकता। तो इन डिटेल हर एक के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे इसके ओरिजिन रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है पिरामिड की उसके बारे में बात करेंगे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों हमें इसकी जरूरत लगी, कौन कौन से एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। और एक अभी आज एग्जाम्पल मैं आपको जरूर बताऊंगी कि स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड जो है वो कैसे तैयार किया जाता है, डिग्री ऑफ पिरामिड कितनी होती, कैसे तैयार करेंगे, कैसे एक्सिस पे काम करती है, और मटेरियल क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए किसी भी पिरामिड का जो हमें हमारे वास्तु दोषों को दूर कर सके, उसके लिए किन किन मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा। डे 2 पर हम लोग सीखेंगे किचन पिरामिड, किचन के दोषों को दूर करने के लिए कैसे पिरामिड हेल्प करता है, बेडरूम में कैसे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं, स्टडी टेबल है, कंस्ट्रक्शन है, जब आप स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन करते हो, फाउंडेशन क्रिएट करते हो, तब आप उसका कैसे यूज कर सकते हो, बिजनेस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए अगर आपके वर्किंग प्लेस पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके कट प्लॉट की एनर्जी आ रही है, आपका एक्सटेंशन है उसको कट करना है, और कोई तरह की बाधाएं हैं, बहुत तरीके के वास्तु दोष हो सकते हैं, तो उनको दूर करने के लिए एनर्जी को एम्पलीफाई करके बताता है। अब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज या जो भी स्टेयर्स होती हैं उनका अगर कोई दोष है तो उसको कैसे दूर करेंगे, मेन डोर जो आपका घर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उसको कैसे आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे इरेगुलर प्लॉट जो होते हैं उनको आप रेगुलर प्लॉट में बनाने के लिए, अगर दिशा विदिशा प्लॉट हैं, ये एक दिशा प्लॉट है, ये विदिशा, इरेगुलर और रेगुलर प्लॉट है, उसको कैसे रेगुलर प्लॉट में चेंज कर सकते हो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके साथ डे 3 और 4 पर इसका यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए कैसे अपनी हेल्थ में, जब चाहे आपको लेजीनेस हो, टेंशन हो, हेडेक हो, कफ है, अस्थमा है, ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई इशू है, शुगर है, बीपी है, जॉन्डिस है, जॉइंट पेन है, इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम को क्योर करवाता है।
आपको कैंसर को क्योर करने की एक रेमेडी भी मैं दूंगी, जो जितने लोगों ने उसको आजमाया है सबके 100% रिजल्ट हैं। आप किसी को भी अपने क्लाइंट को दे सकते हो और किसी अपने नियर डियर को जरूर आप उसको दे सकते हो। कभी भी अपने घर के फ्रूट्स वेजिटेबल को जो कि ज्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है कि आप पिरामिड में रख सकते हैं, कैसे पिरामिड वाटर तैयार करना है बीमारियों को ठीक करने के लिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, घर की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, कैसे पिरामिड से हम रेमेडीज को करेंगे, अपने घर की शुद्धि करेंगे। अलग अलग कलर का यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के पिरामिड होते हैं आपको जो अलग अलग तरीके की बीमारियों को दूर करते हैं। उसमें आपके पेपर के पिरामिड भी आप यूज कर सकते हो। अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए पिरामिड का इस्तेमाल करना कैसे जरूरी हो जाता है ताकि जो आपने ईश्वर से मांगा वो जल्दी आपको मिल जाए। टाइप ऑफ पिरामिड सिखाए जाएंगे, कॉपर, सिल्वर, ब्रास, त्रिधातु पिरामिड का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे हर डायरेक्शन में 10 दिशाओं में ही नहीं 16 जोन के अंदर भी आप कैसे पिरामिड का यूज करके 100% वास्तु दोष को रिमूव कर सकते हो। उसके साथ आप पिरामिड को एग्रीकल्चर में कैसे यूज किया जा सकता है। वैसे ही आजकल तो सब कुछ पेस्टिसाइड्स वाला हो गया है। अगर आपको अपनी कृषि को, अपने फर्टिलाइजेशन को, भूमि ऊर्जा को बढ़ाना है, अपने खाद को, बीज को बढ़ाना है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो किस तरीके से आप पिरामिड का इस्तेमाल, या ऑफ कोर्स बिजनेस ग्रोथ के लिए 100%, कैसे एग्रीकल्चर के लिए, कैसे किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तब भी आपके पास कैसे पिरामिड का यूज कर सकती है। प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, ऐसा नहीं कि बिना किसी उसके प्रिकॉशंस भी बताए जाते हैं इसको यूज करने के। आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, आपकी सैलरी में हाइक करने के लिए, और सगुण में स्वास्तिक पिरामिड कैसे तैयार किया जाता है जिससे आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं और आपके वास्तु दोष रिमूव होते हैं। 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए कोकोनट रेमेडी आपको इस क्लास में बताई जाएगी, जिससे आप अगर 1000 स्क्वायर फीट से कम के अगर आपके घर बने हुए हैं तो उनमें 16 जोन की जरूरत ही नहीं होती है, सिर्फ पंच तत्वों को बैलेंस करना ही काफी होता है। लेकिन अगर आप चाहे 1 कमरे का है, चाहे 2 कमरे का घर है, फिर भी आप 16 जोन पर काम कर रहे हैं, ग्रीडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट तो नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि किया ही नहीं जा सकता। उस पर सिर्फ एलिमेंट से ही काम करना काफी हो जाता है, वो सीखेंगे। और बहुत सारी बिजनेस बूस्टिंग रेमेडीज इस क्लास में आपको मिलने वाली है। स्वास्तिक के सिंबल से हम वास्तु की रेमेडी करेंगे और कैसे नेगेटिविटी रिमूव करेंगे वो भी आपको टिप्स इस क्लास में सिखाए जाएंगे। तो एक तरीके से 3 to 4 डेज का ये क्लास रहने वाला है आपके लिए, और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐप एक्सेस रहेगा आपके पास जब तक मैं और आप जिंदा हैं तब तक। क्लास रिकॉर्डिंग आपको अपलोड हो जाया करेगी। व्हाट्सएप सपोर्ट हमेशा मेरा रहता है क्लास में, और बिना किसी भी हेजिटेशन के आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी जो पेमेंट डिटेल है, वैसे तो इसका ओरिजिनल प्राइस है 3500, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने इसको बढ़ाया नहीं। लेकिन कल से क्लास जब शुरू हो जाएगी, कल के आज रात 12 बजे तक आपके लिए ये ऑफर हमने आज भी ऑन रखा है। 1770 आपकी पेमेंट अगर यहाँ पर कर देते हैं आज 12 बजे से पहले, तो आप इसी प्राइस में एनरोल कर सकते हो। 7048215531 ये नंबर है हमारा औकलशाला का। इस नंबर पर डिटेल कोई क्वेरी अगर करनी है तो ले सकते हो। आफ्टर पेमेंट इसी नंबर पर ही आपको स्क्रीनशॉट देना है। ये पेमेंट डिटेल बैंक डिटेल है, वो भी आप कर सकते हो। कल से ये क्लास शुरू हो रही है ठीक 12 बजे आज के समय से ही। रजिस्ट्रेशन
सॉरी रेगुलर रहेगा इसका, यानी कि कल से इसी वीक में ये क्लास खत्म हो जाएगी। 3 से 4 दिन की रेगुलर क्लास है, 4 से 5 दिन की। बढ़ सकता है, मेरा दिन कम नहीं हो सकता, बढ़ जरूर सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा चल रहा हो जो किसी की रिक्वायरमेंट हो, तो ऊपर ईश्वर जब भी बोलता है सर्टिफिकेट मिलेगा, 100% मिलेगा, डोंट वरी। और तो मैं किसी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की अगर कोई डिमांड होती तो डेफिनेटली मैं वो बता देती हूँ। ज्ञान ही तो है, थोड़ा सा दे देने में कोई जाता नहीं है। तो 5 से 6 दिन का ये ड्यूरेशन का क्लास रहेगा। पेमेंट इसका सिर्फ 1770 रुपए में आपको इतनी डिटेल्ड नॉलेज मिलने वाली है, और इतनी ब्यूटीफुल साइंस है। अगर आप एक वास्तु प्रैक्टिशनर हैं और अगर आपके पास अभी भी पिरामिड की वास्तु की साइंस नहीं है, तो अभी आपका रेमेडी 100% नहीं होता, क्योंकि हम वैदिक वास्तु में हम ज्यादातर रेमेडीज में पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं, और ये पिरामिड चाहे आपका डोर स्थापना हो, चाहे आपकी नाभि स्थापना हो, चाहे आपका अनंत पीठ स्थापना हो, चाहे आपका शिलान्यास विधि हो, चाहे आपका गर्भ विन्यास, कुछ भी आप करते हैं उस सब में पिरामिड की जरूरत पड़ती है। और मैं वैदिक वास्तु पढ़ाती हूँ। कल से ही हमारा वैदिक वास्तु का टाइम स्लॉट, ओके, यहाँ पर कल से ही हमारा क्लास शुरू हुआ है। एवरी सैटरडे संडे रेजिडेंशियल वास्तु और एडवांस वास्तु, जिसके अंदर 45 देव शक्तियां और इंडस्ट्रियल वास्तु है, 2 ही कोर्सेज हैं। मैं वैदिक वास्तु भी पढ़ाती हूँ, और उनमें 100% इस रेमेडी का यूज किया जाता है। जो भी स्टूडेंट वास्तु कर रहे हैं, हाँ कर सकते हैं, डेफिनेटली लीना जी बात कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास ये रेमेडी होना जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से आप अगर आज इस ऑफर को लेते हैं तो ये तो आपके पास एक फेदर आएगा ही आएगा। अगर आप रेजिडेंशियल में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी हमारा बहुत ही कम प्राइसिंग में, जो कि मार्केट वैल्यू उसका कम से कम 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की वैल्यू का है। हम सिर्फ और सिर्फ हर सर्वसाधारण तक वैदिक वास्तु पहुंचाने की अपनी मुहिम में अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ एकमात्र ध्येय है कि ऑथेंटिक वास्तु हर घर के पहचान होना चाहिए, जो शास्त्रों पर आधारित हो, जो विश्वकर्मा प्रकाश, बृहत संहिता, मय मतम और सम्रांगण सूत्रधार जैसे पवित्र ग्रंथों से निकला ज्ञान हो, वही आप तक पहुंचना चाहिए। उसी के माध्यम से अगर आप किसी के घर का वास्तु करते हो, उन विधियों के माध्यम से करते हो, तो आप किसी के घर को रोशन करते हो। उस विधि का इस्तेमाल करना हम सिखाते हैं। डे 1 से ही स्वर विज्ञान के माध्यम से रिचुअल सिखाते हैं, सारी वैदिक विधियां सिखाते हैं। इवन अपने वास्तु के स्टूडेंट्स को 45 वास्तु देवताओं का हवन भी करना सिखाते हैं। वो आपको उसमें लाइव परफॉर्म करवाती हूँ, मैं अपने घर में करती हूँ, आप अपने घरों में करेंगे। एक वास्तु हवन परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स 11,000 रुपए चार्ज करते हैं मिनिमम, किसी के लिए भी। तो समझिए एक कोर्स की फीस आप पहले वास्तु हवन में ही निकाल सकते हो। मैं हमारे दो कोर्स हैं, उनकी जो फीस अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं, या इस नंबर पर आपको अभी डिटेल ये दी हुई है ना, 7042815531 पे आप कर सकते हैं। स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर से डायरेक्ट कर दीजिए, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। नहीं तो बैंक डिटेल पे कर सकते हैं आप। और पर इस नंबर पर स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा ताकि कोई मिसयूज ना हो जाए। ओके, तो इसलिए आप देखें तो हमारा रेजिडेंशियल वास्तु की फीस अगर आप अलग अलग लेते हैं तो 5,000 में 10,000 टोटल फीस बनता है। लेकिन अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो टोटल 8,000 पे करके आप रेजिडेंशियल प्लस एडवांस कोर्स दोनों में एनरोल कर सकते हो। और अगर अभी रेजिडेंशियल स्टार्ट हुआ है, कल से फर्स्ट क्लास हुई है, आज सेकंड क्लास होने वाली है, शाम को 7 बजे एवरी सैटरडे संडे हमारी ये क्लास होती है। अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो ईएमआई ऑप्शन भी हमने आप लोगों के लिए निकाला है कि 2,000 में रजिस्ट्रेशन करा के एवरी मंथ सिर्फ 1,000 रुपीज आपको पे करना है।
रेजिडेंशियल और एडवांस के लिए। मतलब 2000 में आज रजिस्ट्रेशन करा के आपको एवरी मंथ 1000 रुपीज की ईएमआई देनी है जब तक आपका कोर्स चलेगा। इतना तो आप एक प्लेट बिरयानी में खर्च करके आ जाते हो। मुझे लगता है आप वास्तुविद बनने वाले हो। अगर आप वैदिक वास्तु की क्लास आज तक नहीं सीखे हो, सिर्फ आप मॉडर्न वास्तु सीख कर आए हो कहीं से, तो आई थिंक आपको इस क्लास को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी आप उस कॉन्फिडेंस के साथ काम ही नहीं कर पा रहे होगे जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप दोनों कोर्सेज लेते हो, देखो पिरामिड का तो डेफिनेटली अलग से है। या ओके दर्शन जी, तो इस तरीके से अगर आप इस ऑफर को लेते हो तो दोनों तरीके के हमने, हर एक कोर्स हमारा पॉकेट फ्रेंडली है, और इसका नेक्स्ट टाइम जब शायद कोर्स आएगा तो शायद प्राइस हाइक हो सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। वो कम से कम 4 महीने का हमारा रेजिडेंशियल चलता है, क्योंकि 30 to 35 क्लासेस का कोर्स है और 40 क्लासेस का एडवांस हो जाता है। क्योंकि हमने जो स्टूडेंट की डिमांड थी, क्योंकि वैसे मेरा रेगुलर आता था, 12 बजे डेली क्लास होती थी, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे रेकमेंड कर रहे थे, मतलब उनकी डिमांड थी कि उनको ऑफिस गोइंग है, वर्किंग है, तो सैटरडे संडे का आप क्लास लेके आइए, उन सबको करना था। तो इस बार हमने स्पेशल उनके लिए डिजाइन किया कि सैटरडे संडे में 7 PM आप लोगों के लिए हम ये क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर इन डिटेल रेजिडेंशियल से रिलेटेड सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। मैप पे वर्किंग क्या, एनर्जी पे वर्किंग क्या, सब कुछ। दोनों अलग है मैम, वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु। मॉडर्न वास्तु आपको टेप वास्तु सिखाता है, सॉरी हम कोई टेप वास्तु नहीं करते। हम उन ऑथेंटिक रीजंस को निकालते हैं, फाउंडेशन को मजबूत करते हैं और वही विधियों से ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी विधियों में हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी विधियों में वैदिक और शास्त्र और मुहूर्त और स्वर विज्ञान कहीं पर भी हम नहीं छोड़ते। इसके अंदर स्वर विज्ञान की नॉलेज आपको फ्री में मिलती है, और भी जो ऑफर इसके साथ हैं वो आपको इसी ग्रुप में डिटेल डाल दी जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो आज पे करके इवनिंग की क्लास में आज ही आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे ज्यादातर स्टूडेंट ऑलरेडी सीट इसकी फुल हो चुकी हैं, बहुत ही कम सीट्स बाकी हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो सभी स्टूडेंट किसी न किसी से 2-2, 3-3 बार वे काम वैदिक वास्तु ही करता है मैम। मॉडर्न वास्तु से काम होता तो सारे मॉडर्न वास्तु सीखे हुए स्टूडेंट आज मेरी क्लास में नहीं होते, और मेरी क्लास में वही स्टूडेंट आते हैं जो हर तरीके से थक हार चुके होते हैं, जिनको रिजल्ट नहीं आता। वो मेरी क्लास में आने के बाद आज प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जिन्होंने जीरो से वास्तु का वी भी मुझसे सीखा और आज वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, मुझे सिर्फ आपकी विल पावर चाहिए, सिखाना मुझे आता है और आपको आपसे काम करवाना भी मुझे आता है। तो तरीका सिर्फ इतना ही चाहती हूं। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी हर एक की, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं। आप पिरामिड का करो तो भी रिकॉर्डिंग मिलती है, आप रेजिडेंशियल करोगे तो भी रिकॉर्डिंग मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कोई भी ऑफर अवेल करना चाहते हो तो आपको इजीएस्ट वे हमने दे दिया है। इस कोर्स के लिए कल अगर आप रजिस्टर करोगे तो 3500 में करना पड़ेगा, लेकिन आज 12 बजे से पहले पेमेंट करके आप 1770 में ही पेमेंट। मुश्किल होगा मैम, कल क्लास है वो आप फिर चैनल पे बात करिएगा, क्योंकि मुझ तक तो सिर्फ यही बात अभी तक आई है कि आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफर वैलिड है, बाकी कल 3500 ही देना पड़ेगा। तो कोशिश करके आज डिटेल कर लीजिए। अगर आपको रेजिडेंशियल की एडवांस की नॉलेज की जरूरत है तो उसके लिए भी अभी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उन ऑफर्स को पढ़िए इन डिटेल, अगर आज तक आपने नहीं सीखा है, क्योंकि सिर्फ 4 दीवारें और ओरिएंटेशन वास्तु नहीं है। उनको क्रिएट करने के लिए जिस एनर्जी पर काम करना होता है, हम वास्तु को जीना सिखाते हैं, एनर्जीज पर काम करना सिखाते हैं। जब हम नाभि स्थापना की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते होंगे मैं किस वास्तु की बात कर रही हूँ। मॉडर्न वास्तु जो इसको डिनाई करता है, और मैं
तथ्यों के साथ बात करती हूं। अगर इतना ही बुरा हुआ होता तो विश्वकर्मा प्रकाश के पेज नंबर 279 पर जाकर पढ़ लीजिए, वहां पर आपको नाभि स्थापना के बारे में बताया गया है। तो शास्त्र गलत नहीं हो सकते। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम अपने ग्रंथों को धोखा दे रहे हैं, वो कभी नहीं होता। और मैं अपने ग्रंथों को, अपनी वैदिक विद्या को बहुत मानती हूँ, तो उनका मैं अपमान कभी नहीं होने दे सकती। इसीलिए अगर आपको इस वास्तु से जुड़ना है, जो ऑथेंटिक और रियल एक्चुअली में यही है, सिर्फ 3D पेंटिंग लगा देना, ऑब्जेक्ट इधर उधर कर देना ही वास्तु नहीं है। यस, ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, और शाम को 7 बजे के उसके अंदर आप डेफिनेटली मिल सकते हैं। और कल आपको दोनों मतलब सैटरडे संडे की रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मंडे को मिल जाएगी, डिटेल नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर स्टार्टिंग से रेजिडेंशियल क्योंकि पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद एडवांस पे जाएंगे, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स का बेस खुद से ही तैयार करना है। हाँ, 100%। हम एडवांस में तो टोटल इंडस्ट्रीज पे काम कैसे करना है, आपके बिजनेस को कैसे बूस्ट करना है, कितने ही रेमेडी वहां पर दी जाती है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो बहुत हद तक आपको ये लगेगा कि शायद मतलब ये था कहाँ, अभी तक हमने जो सीखा वो अभी तक क्या सीखा। लास्ट क्लास में आज तक एक भी स्टूडेंट मेरा ऐसा नहीं निकला है जो मुझे ये कह के गया हो कि हमने आपकी फीस पे करके नुकसान किया है। हर स्टूडेंट हमेशा ये बोलता है कि मैम जितना आप नॉलेज देते हो उससे कम आपकी फीस है, और हम ब्लेस्ड हैं कि आपके कोर्स हमें ज्वाइन करने को मिले। तो मेरे लिए तो मेरी फीस वही है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। पेमेंट आपको जनरली चाहे रेजिडेंशियल के लिए भी करना हो तो नंबर और स्कैनर और ये पेमेंट डिटेल यही रहेगा। सभी आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके एक बार रख लीजिए। अब पिरामिड की बात कर लेते हैं कि हम इसको कहां कहां पर यूज करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेडिसिन कोई भी तैयार कर रहे हैं, हेल्थ को इंप्रूव करना है, मेडिसिन कैसे आप लेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सारा सिस्टम इसमें बताया जाता है अलग अलग बीमारी को क्योर करने के लिए। बच्चों की स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहां फील हो रही है, तो कैसे पिरामिड का एक सिस्टम तैयार किया जाता है कि बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। आपके बिजनेस में घाटा हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसको कैसे बूस्ट करेंगे। एनर्जी बूस्टिंग कैसे हम पिरामिड से करते हैं, घर की हो या वर्किंग प्लेस की हो। वास्तु रेमेडीज और वास्तु के करेक्शंस कैसे इससे दूर करेंगे, आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसके अलावा अगर नगर वास्तु कर रहे हैं, पूरे पूरे नगर में, आपके घरों में बड़े बड़े तरीके से कैसे आप अपने घरों को पॉजिटिव कर सकते हैं। चाहे आपका रूफ, अगर जैसे ओपन टू स्काई का कल्चर हुआ करता था ना पहले, ओपन टू स्काई, आजकल तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है ही नहीं है प्रावधान, लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या अगर आपका ओपन टू स्काई नहीं है उसको भी क्रिएट कराने का एक सिस्टम होता है। पिरामिड उसमें हेल्प करता है। पिरामिड वाटर कैसे तैयार करना है, पिरामिड एग्रीकल्चर में कैसे यूज करेंगे, कैसे पिरामिड से कैप बनाकर बच्चों का, बड़ों का या किसी का भी सहस्त्रार चक्र को एक्टिव करके आप सातों चक्रों को बैलेंस कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे जरूरी हो जाता है आपके लिए पिरामिड, और किसी तरीके के भूमिय ऊर्जाओं को चैनलाइज करना है, आपको प्रॉपर्टी बेचना है, प्रॉपर्टी को खरीदना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपके लिए तो ये इतनी इंपॉर्टेंट रेमेडी हो जाती है कि अगर जो फ्लैट्स बनाकर आप बेच रहे हो उसमें ग्राउंड फाउंडेशन पर ही कुछ ऐसी एनर्जीज बूस्ट करने के तरीके बताए जाएंगे जिससे कि पूरी की पूरी आपकी बिल्डिंग जल्दी से बन जाए, अच्छे प्राइसिंग में आपके फ्लैट्स बिक जाए अगर ग्राउंड लेवल पर ही काम कर लेते हो। तो इन डिटेल इन सब तथ्यों पे बात करेंगे। और अब मैं अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन रेज योर हैंड्स। अगर
आप देखना चाहते हैं। दिल्ली से कौन है पहले मुझे बताइए, दिल्ली से है कोई क्लास में? विंडोज ऑन करेंगे प्लीज। एनर्जी की क्लास में बैठे और एनर्जी नहीं है आप लोगों की। दिल्ली से कोई है आप में से? मनीष, मनीष जी आप कैमरा ऑन करेंगे? मनीष जी कहाँ पर है मनीष जी? ओके। सुरजीत रॉय जी आप दिल्ली से हैं क्या, या क्वेश्चन है आपका? जी नहीं मैम, हम कोलकाता से हैं। कोलकाता से, हाँ जी पूछिए पूछिए। मैंने क्वेरीज भेजा है मैम, प्लीज काइंडली आप देख के आप बताएं। हम्म। अगर व्हाट्सएप में देना है तो व्हाट्सएप में दे देंगे क्वेरीज का आंसर। हम अभी थोड़ा हॉस्पिटल में हूँ, इसीलिए हमने कैमरा ऑफ करके रखे हैं। ओके ओके सुरजीत जी, क्या हुआ आपको? कुछ हुआ क्या? फैमिली मेंबर को किसी को हुआ? नहीं नहीं, मेरा मेरा माँ का तबीयत अच्छा नहीं है। अच्छा क्या हुआ है मदर को? हॉस्पिटलाइज हूँ। क्या हुआ है? ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। ओ, आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या घर में? हाँ हाँ हाँ, टॉयलेट हमने आपको वहीं पे भेजे हैं। ओके, ये नहीं, ऐसा थोड़ा पेमेंट करके कौन से नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, ये आपका क्वेश्चन है सर? नहीं 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 नहीं, हाँ वो तो हमारा क्वेश्चन था। और उसके बाद भी एक क्वेश्चन दिया है हमने कि अभी हम 2K पे कर रहे हैं, तो पिरामिड और वास्तु के लिए ये करते हैं, तो नेक्स्ट वीक में हम और 2K पे कर देंगे। हाँ तो आप 2000 दे के रजिस्ट्रेशन करा के ईएमआई ऑफर ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन हाँ करा वही बोल रहे लीजिए। हैं कि हाँ हाँ। तो इसमें इसमें हम मॉडर्न वास्तु, वैदिक वास्तु और पिरामिड वास्तु मिलेगा मुझे? नहीं सर, वैदिक वास्तु में वैदिक वास्तु ही होता है, मेरे पास कोई मॉडर्न वास्तु नहीं होता। वास्तु एक्चुअल में होता ही है, ये मॉडर्न नाम किसने दिया है समझ नहीं आ रहा है। एक ही वास्तु होता है जो ऑथेंटिक और हम्म। रियल है, जो आपके विश्वकर्मा प्रकाश से, जो ग्रंथों से जो है, जो शास्त्रार्थ बिल्कुल एक्यूरेट साइंस हाँ बेस्ड है, वही वास्तु वही है। बात, और वही वही वास्तु बात है। आपको मैं सिखाती हूँ, ठीक है? हम 15 साल से ही लाइन में है मैम, हम ओके एस्ट्रोलॉजर ओके है। ओके तो ओके। इसीलिए तो हमने थोड़ा सा तो आप इंटरेस्ट ज्वाइन कीजिए हुआ। सुरजीत जी। एक और मेरे पास कोलकाता से हैं, वो तो 5 जगह से कोर्स करके आए, आई थिंक पता नहीं आज क्लास में है कि नहीं है। 5 जगह से वास्तु करके आए, फिर भी वो बोले कि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लेकिन ये कोर्स करने के बाद वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव इट। मतलब अगर नहीं, आप मेरा मेरा रियल में अर्निंग करना चाहते हैं, एक वास्तुविद बनना चाहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से खड़ी रहती हूँ जैसे एक मदर अपने बच्चों के लिए बैकबोन बन के खड़ी रहती है। किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन इजी एक्सेस टू मी। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम मेंटोर से बात ही नहीं कर, वो हाइक बनाकर नहीं रख। कभी भी आपको जरूरत होती है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, मैम ये प्रॉब्लम में हूँ, उसी समय पर आपको सोल्यूशन मिल जाता है। चाहे आपका ग्रीडिंग है, चाहे मैप है, चाहे एनर्जी है, चाहे कुछ भी है। इतने जबरदस्त काम कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स और अपने अपने एरिया में बहुत शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। वेरी वेरी थैंक्स मैम। ठीक है, तो मेरा बेझिझक लास्ट होके आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। मेरा लास्ट जी, क्वेरी यही था कि हाँ मेरे पास अभी 370 नहीं है, तो मेरे हाँ। पास 2K है। तो 2K हम पेमेंट कर देते हैं, तो वैदिक वास्तु और पिरामिड वास्तु के लिए ये करेंगे सर तो ये क्या? है ना डिटेल, जो नंबर है ना आपको गिवन, अभी स्क्रीनशॉट लिया ना आपने, उस नंबर हाँ पे हाँ। ऑफिस में इन्फॉर्म कर दीजिए। एक बार उनसे ओके बात कर ओके लीजिए। मुझे कोई ओके। ऑब्जेक्शन नहीं है ना, एक एक प्रोटोकॉल, एक थोड़ा सा रूल होता है, इफ हाँ दे हाँ हाँ। विल अलाउ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप थैंक यू मैम, वहां पे थैंक इन्फॉर्म कर दीजिए उनसे, बात डेफिनेटली वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, कोई दिक्कत है तो, और आप ज्वाइन करिए। ओके, यू, थैंक यू। डोंट वरी सुरजीत जी। एक काम करिए अपनी मदर के लिए, थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ, अपनी मदर के लिए वहां पर अगर बैठे हैं, अगर आप उनके लिए हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपकी वाइफ आपके घर में वो काम कर सकती हैं क्या? नहीं कोई है ही नहीं आपके घर में अभी? नहीं। ओके,
फिर कुछ नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, प्रे कीजिए। आपकी कुलदेवी है कोई? हाँ, अपनी कुलदेवी मैंने को, किया है। मैंने हाँ, मैंने माँ के लिए महामृत्युंजय का खुद ही पूजा किया है, क्योंकि मैं एक तांत्रिक भी हूँ, तंत्र ओके चर्चा करता हूँ। हाँ, ओके मैं ओके इस लाइन में हूँ, लेकिन मेरा जो ये है रेसिडेंट है, वो मेरा जन्म से पहले हो गया था, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया था, इसीलिए हम्म, प्रॉब्लम है। तो कोई हम बात नहीं। उसको रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो हम्म, उसको तोड़ फोड़ के रिप्लेस करेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा अभी तक। जी 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 जी। देखिए अभी एक काम करिए, आप अच्छे हैं, इस विधि में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करिए। हाँ, आप अच्छे से जानते होंगे, किसी भी देवी देवता से पहले आपके घर में आपकी कुलदेवी सबसे पहले स्टैंड करती है, राइट? आप कुलदेवी और उनको, हाँ और उनसे परमिशन लीजिए, उनको उनको आज्ञा दीजिए कि जो ये सिचुएशन है इससे बाहर निकालें। उनके लिए 11 रुपए किसी भी अपनी पॉकेट से निकाल के, या तो किसी मंदिर में, आसपास हॉस्पिटल में ही मंदिर होगा उनके, कोई भी इष्ट हो, उनके नाम से प्रार्थना कर दीजिए। आपकी मदर घर चले जाएंगे वापस, ठीक हो के, ठीक है? मेरा अभी ढैया चल रहा है, शनि का ढैया चल रहा है। जी, कोई बात नहीं सर, वो देखिए ये तो प्रारब्ध है, ये तो हाँ हाँ चलता रहता है। बट आप कोशिश करिए, कुलदेवी सबसे पहले आपको अलाउ करेंगी, तभी कोई देवता भी कृपा करते हैं। अगर कुलदेवी नहीं काम कर रही, आप तो बेहतर जानते होंगे, बट जितना मैं जानती हूँ उतना मैं बता पा रही हूँ। अगर कुलदेवी अलाउड ठीक है, नहीं करेंगी तो महामृत्युंजय भी काम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? ठीक ठीक ये ठीक है सिस्टम मैम। होता है, एक पैटर्न होता है किसी भी घर को चलाने के लिए। तो प्लीज आप हाँ, करिएगा हम डेफिनेटली। माता कुलदेवी रानी का ने ये पूजा करते कहलवाया हैं, होगा कुलदेवी आप का तक, इसलिए शायद मेरे मुंह से ये ठीक निकला। तो करिएगा जरूर, ठीक ठीक है? ओके ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, बात कर लीजिएगा सुरजीत जी, ओके? ठीक है ठीक ठीक जी। ठीक मनीष ठीक, जी, तो बात कर लेते हैं हम। ठीक। मनीष जी आप दिल्ली से हैं? अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? सर मनीष जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद खुद को। अनम्यूट ऑप्शन नहीं है आपके पास? ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास, एक बार ट्राई कीजिएगा, शायद आपकी तरफ से कोई फॉल्ट है, चेक कर लीजिए एक बार। जी राकेश जी, राकेश जी अनम्यूट कीजिए, खुद से अनम्यूट कर सकते हैं क्या? चेक करिए। मैं इधर से भी, इनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। राकेश जी खुद से अनम्यूट कर सकते हैं क्या आप? जी मनीष जी, हो पा रहा है एक्सेस? नहीं, एक, हाँ जी, नहीं हो पा रहा है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, शायद एक्सेस है ही नहीं, 1 सेकेंड। टू मिनट्स, ओके? खुद से भी नहीं हो पा रहे हैं ना?
1 सेकेंड, इतने चैट बॉक्स के ले लेते हैं। एक बार मैंने मैसेज किया है, मे बी चैनल से ही कोई फॉल्ट है। चैट बॉक्स के देख लेती हूँ किसका क्या क्वेश्चन है। पेमेंट करने के बाद आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया था लास्ट में 31 पे, उसी पे ही स्क्रीनशॉट भेजना है। कोई पूछ रहे हैं कि कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे। पिरामिड में तो डेफिनेटली पिरामिड के बारे में बात करेंगे, और रेजिडेंशियल और उसके लिए एडवांस के लिए कुछ रहेगा नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आपको उसमें सिखाया जाता है। पता नहीं अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आप सामने से नहीं कर पा रहे हैं क्या? सुरजीत जी, आपके पास तो एक्सेस नहीं है। होस्ट कौन है? एक सेकेंड, 1 सेकेंड। होस्ट कौन है ये तो, एक सेकेंड। आ, 4 to 5 मंथ्स का ये कोर्स रहने वाला है जो रेजिडेंशियल का होगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आप सबके पास अनम्यूट का एक्सेस है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हर किसी के पास अनम्यूट का एक्सेस दिया हुआ है। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट मींस आपके डिवाइस में कोई इशू है। मेरी तरफ से, हमारी तरफ से सबको अनम्यूट का एक्सेस दिया हुआ है। जी राकेश जी, आप माइक का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, आपको अनम्यूट का एक्सेस आ जाएगा। मनीष जी अनम्यूट। ट्राई कीजिए। 100% कंप्लीट होगा प्रिया जी, 100%। दो ही कोर्सेज है हमारे। रेजिडेंशियल वास्तु में कंप्लीट रेजिडेंशियल है, एडवांस में आपका 45 देवताज एनर्जी पर और इंडस्ट्री पर काम करते हैं, क्योंकि वही 45 देव शक्तियां आपके रेजिडेंशियल में भी काम आती हैं। तो ऑल इन वन पैकेज है ये, और ये कंप्लीट ही वास्तु हो जाता है जी। कोई भी पॉइंट यहाँ रहता नहीं है। राकेश जी नहीं कर पा रहे हैं खुद को अनम्यूट। मनीष जी आप भी नहीं कर पा रहे हैं क्या? केतन जी आप करिए। सर नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ हेलो ठीक है। हेलो, हाँ जी प्रदीप बोल राकेश। रहा हूँ। हेलो हाँ राकेश राकेश बोल रहा हूँ जी। जी जी बोलिए, ये बोलिए सर। जो आप वैदिक वास्तु बता रहे हैं, जी मैंने पूछा भी था आपसे, वैदिक और मॉडर्न में तो वैदिक काम करता है, मॉडर्न वास्तु काम करता है, दोनों में से? सर वैदिक वास्तु ही काम करता है, 100% काम करता है। अच्छा, तो जैसे ये आप बता रहे शंकु विधि वगैरह बता रहे जो ब्रह्म स्थान में करते हैं, हम्म, तो किस लिए? वो ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं प्लाट की? 100% सर, बिल्कुल। अगर कोई ब्रह्मा की भी ऊर्जा। वास्तु दोष है, अगर ब्रह्म एनर्जी को ही आप स्वस्थ कर लो। हम्म। पुराने समय में तो आंगन खुले होते थे तो जरूरत नहीं थी, पंच तत्व वैसे ही बैलेंस हो जाते थे। बट हम्म। आजकल हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो हम्म। हमने तो सब कुछ आर्टिफिशियली ले लिया है। हमारा ब्रह्म स्थान बालकनीज ने ले लिया है, ओपन टू जी जी। स्काई अवेलेबल नहीं है। एसीज ने हमारा जो नेचुरल एयर है वो भी खरीद लिया है, राइट। तो हमें उस चीज को देखें तो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने अपने बेस को कहीं ना कहीं खो दिया है। लेकिन जैसे ब्रह्मस्थान में से आप कह रहे हैं कि शंकु विधि वगैरह करते हैं, तो ब्रह्मस्थान में गड्ढा करके करते हैं वो। जब हम्म, ब्रह्मस्थान में गड्ढा करते हैं तो नुकसान नहीं करता ब्रह्मस्थान में कौन कहता है सर? वास्तु पुरुष को? कोई भी नहीं कहता। मैंने बताया ना, विश्वकर्मा प्रकाश के पेज नंबर 279 पर जाइए और उस विधि को पढ़िए।
अगर ये जी। इतना ही नुकसान वाला होता तो ग्रंथों में जरूरत नहीं थी। 25,000 बुक्स सिर्फ और सिर्फ घर बनाने के लिए बताई गई है सर। तो इसके अंदर हम यही तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा की ऊर्जा को बढ़ाते हैं हम, यही तो हुई मतलब एग्जैक्टली इसकी। एग्जैक्टली, कोई तो डर की जरूरत हम नहीं है। तो मैडम मैं वही कह रहा हूँ कि हम कौन होते हैं ब्रह्मा की ऊर्जा को बढ़ाने वाले? ब्रह्मा तो खुद अपने आप में क्रिएटर है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर वो मेरा ब्रह्मा की ऊर्जा कब बढ़ेगी, अब आप जी इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिए। अगर मैं ब्रह्मा खुद वहां पर साक्षात हैं तो फिर जी वास्तु दोष ही क्यों हो रहे हैं, जी है ना? तो मेरा 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 तो कहना मतलब ये है, हम तो स्टूडेंट है मैम, आपको ज्यादा हम्म, नॉलेज है। जी मेरा हमने एक दो जगह पढ़ा है ऐसा कि हम जी, ब्रह्मा की ऊर्जा को बढ़ाने वाले कौन है? ब्रह्मा तो खुद क्रिएटर है, उन्हें अगर जो नहीं, नुकसान या फायदा जो देखिए, करना होगा वो खुद ही करेंगे। हाँ, भगवान ने, ब्रह्मा ने ही क्रिएट किया वास्तु पुरुष मंडला को। वास्तु जी पुरुष को बनाने वाले ब्रह्मा जी ही थे। लेकिन जी ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को जिस तरीके से अपना पुत्र बनाया, वो स्टोरी आपको भी पता होगी, वो तो हर हाँ कोई हाँ पढ़ा बताता है। है, लेकिन जी वो भी जी तो जी ग्रंथों से ही आई है ना, वो भी तो विश्वकर्मा से ही आई है। जो ये जी बोल रहे जी हैं कि ब्रह्मा को क्रिएट करने वाले हम कौन होते हैं, मैं सब जी जानती हूँ सर कि जिस तरीके का डीएनए चेंज कर दिया गया है सोसाइटी हम्म। में, वो एक बहुत बड़ी विडंबना है हम सबके लिए। हम क्या जी जी पढ़ रहे हैं, क्या लॉजिक उसके पीछे, उनसे पूछिए। जैसे आपका और मेरा जन्मदिन है, वास्तु जी पुरुष जिस वास्तु पुरुष पे पूरा घर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, ये बताते हैं कि हम कौन है ब्रह्मा को बनाने वाले, उनसे वास्तु पुरुष का बर्थ डे और डेट पूछ लीजिए कब है, नहीं पता होगा। जी 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 बट वैदिक साइंस में, वैदिक वास्तु में वहां से ही शुरुआत की जाती है कि वास्तु पुरुष ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, राइट? दूसरा, जी जी जब ब्रह्मा बनाने वाले हम नहीं हैं तो ब्रह्मा एनर्जी क्रिएट करने वाले, जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई भी वास्तु दोष ब्रह्मा एनर्जी से ही ओरिजिन होता है और उसी से ही खत्म होता है, तो जी अगर जी प्रॉब्लम में है तो फिर दोष होगा ना। अगर दोष जी है, ब्रह्मा एनर्जी डिस्टर्ब है, परेशान है। अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने 4-5 बच्चे मेरे पास हैं, सबका भरण पोषण मैं कर रही हूँ, अगर मुझे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मुझे कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। जी क्रिएट करना इज अ डिफरेंट थिंग, डिस्टर्ब होना इज अ डिफरेंट थिंग। क्रिएशन तो और एक उस टाइम पे हो ही जाती है जब वास्तु पुरुष औंधे मुंह वहां पर आपकी चार दीवारी बनते ही किसी भी, बिल्कुल चाहे बिल्कुल वो हाँ मैं छोटा हाँ भूखंड मैं हो चाहे हाँ बड़ा हो, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ मैम, जब हम चार दीवारी करते हैं लेंटर डालते हैं तो उस क्रिएट वक्त हो ब्रह्मा जाता है अपने आप हो जाते हैं। हाँ। और उसमें ऑटोमेटिकली। लेकिन हाँ, एक एक आप बोलिए। भी वैदिक वाले भी कहते हैं और मॉडर्न वाले भी कहते हैं कि ब्रह्म स्थान में गड्ढा करना भी नहीं चाहिए। मैं इसलिए जो कह रहा हूँ ये बात को ना। नहीं सर, वैदिक वाला कोई भी नहीं कहता कि गड्ढा नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं कहता। ये वही सर कहते हैं आप एक जिनको बार वो विधियां विश्वकर्मा नहीं प्रकाशन, आती है। आप विश्वकर्मा प्रकाशन जाके पढ़िएगा एक बार, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। और विश्वकर्मा प्रकाशन से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई और ग्रंथ है। वो तो मैंने रिक्वेस्ट है। पढ़ा है सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ तो जी सर जी उसमें सर लिखा पेज हुआ है, इसलिए नंबर मैंने आपको वीडियो। 279 पढ़ लीजिएगा जाके एक बार। ठीक ठीक ठीक। जी जी, केतन जी, केतन जी। एक मैम ये पिरामिड के लिए पूछना था। पिरामिड जो है आपने बताया कि जो प्लास्टिक काम नहीं करते हैं, जो आजकल चल रहे हैं, उन्हें यूज ही नहीं करना चाहिए फिर, है ना? जी नहीं, यूज नहीं करना चाहिए। मेटल के अच्छी, जो भूमि से निकले हुए अच्छे मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करिए। ये मैन मेड थिंग्स है सर, प्लास्टिक भूमि से नहीं निकला, आप खुद सोचिए। हमने बनाया है ये प्लास्टिक को, भूमि ने बिल्कुल नहीं ओरिजिन किया है। तो भूमि से निकलने वाले चीजें ही भूमि में डाली जाती हैं, तब उसको एज ए प्रोटीन काम कर दे। जैसे आप जिम जाते हो ना, एक्सरसाइज करते जी हो जी और आके फूड सप्लीमेंट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, ताकि हमारे टिश्यूज ब्रेक हुए वो वापस हील हो जाएं। तो ऐसे ही जी भूमि से निकले हुए मिनरल्स और मेटल्स अगर भूमि में डाले जाते हैं तो भूमि की ऊर्जाएं ऑटोमेटिकली वहां की केमिस्ट्री चेंज कर देते हैं और वहां के प्रोटीन बन जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा इम्यून कर देते हैं उस जगह को। प्लास्टिक भूमि से नहीं निकला है, ठीक है? वैसे पिरामिड जो कॉपर वगैरह के यूज तो करने चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली, कहते हैं हाँ, इसका मेटल के इसका करते हैं सर, बिल्कुल। हाँ इसका नेगेटिव फर्क भी पड़ जाता है, जिससे कि अगर जो हम उसे सही दिशा में ना लगा पाए, जैसे उसकी डिग्री भी होती है कुछ लगाने की, ऐसा सिस्टम भी है कुछ? सोना हर जगह लगा सकते हैं, चांदी हर जगह लगा सकते हैं, कॉपर हर जगह लगा सकते हैं।
ये भी अब इसके लिए भी कई तरीके से धारणाएं बनी हैं, बट मेरा वही प्रश्न रहेगा, शास्त्रार्थ बात करें तो शास्त्रों की चीजों को मानने की हिम्मत रखनी चाहिए सर। वास्तु कोई उंगलियों पर करने वाला काम नहीं है, वास्तु इस साइंटिफिक अप्रोच से काम करता है, वैदिक वास्तु, और उन्हीं शुद्धिकरण के साथ जो भूमि को ही, भूमि पर बनने वाली सारी चीजें, भूमि से निकलने वाली चीजें, और उन्हीं औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो शास्त्रार्थ बताई गई है। ना मेरे और आपके वास्तु का हमने नहीं बनाया, ये ग्रंथ हमने नहीं रचे, सिर्फ जो सुनी सुनाई बातों पे जो आजकल डीएनए चेंज हो गया है, ये बीमारी हम लोगों में शायद उसी की वजह से है। बट प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं टेप वास्तु करवाऊं या प्लास्टिक के पिरामिड डलवाऊंगी, तो वो नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। ओरिजिनल चीजों पे काम करना सीखेंगे और ऑथेंटिक चीजों के साइंस को समझते हुए काम करेंगे, और उसी के ही 100% रिजल्ट होते हैं। इसलिए तो रिजल्ट नहीं आ रहे। मेरी क्लास के एक एक स्टूडेंट 3-3 4-4 बार वास्तु करके आए, और ये मेरा रिकॉर्ड है कि वो सब जगह से हर थक के आने वाले स्टूडेंट ही मेरे पास आके, ये मेरी कुंडली में भी लिखा हुआ है सर, मेरे पास आएंगे ही वो स्टूडेंट जो हर तरीके से थके हुए होंगे। रिजल्ट चाहिए तो 100% यहाँ से स्टार्ट होता है। किसी का अगर टाइम बदलना है तो डेफिनेटली वो मुझसे जुड़ते हैं। जी सर। जी केतन जी, क्वेश्चन है मैडम, मैं एक्चुअली ज्वाइंट लेट हुआ हूँ, तो आपने जो बोला है जो कोर्स का फीस वगैरह वो एक बार बता दीजिएगा ना। सर कौन से कोर्स का चाहिए, पिरामिड के लिए? हाँ ओके, मैं पूरा वास्तु का। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, पिरामिड की फीस है सर 1770 1770 रुपए। और अगर पूरा वास्तु जो मैम का स्टार्टिंग से रेजिडेंशियल प्लस एडवांस जो कल स्टार्ट हुआ है, जिसकी कल पहली क्लास थी, उसकी फीस है सर, दोनों लेते हो तो 8,000 रुपए। उसमें ऑप्शन है आपके पास कि आप 4,000 प्लस 4,000 करके पे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये कोर्स करने के बाद और कोई कोर्स करने का जरूरत नहीं गिरेगा ना? सर मैं आपको इस बात पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। इस कोर्स को करने के बाद आप जो है इजीली लोगों का वास्तु कर पाएंगे। लेकिन आप अब चाहते हैं कि मैं नई एस्ट्रो वास्तु भी सीखूं, मैं कुंडली के थ्रू भी देखना चाहूँ, तो वो एक अलग विद्या है, उसको आप इसके साथ मर्ज मत कीजिए। यस, ये वैदिक वास्तु का पूरा कोर्स है, हम इसके बाद वैदिक वास्तु के लिए आपको कोई कोर्स करने के लिए नहीं कहेंगे। तो यानी पूरा रेमेडीज, देवता रेमेडीज सब आएगा ना? 100% देवता रेमेडीज आएगी सर, प्रॉपर रेमेडीज आएगी। और आपको सैटरडे संडे आपकी क्लास रहती है, मंडे आपके पास सारी क्लासेस आ जाती है, पीडीएफ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और 700428 आपको प्लीज जहां से आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट जरूर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, और दूसरा मेरे को ये पूछना था कि समझो कोना कट और वो सब रहता है, तो सिर्फ ब्रह्मा एनर्जी किया वो सब कवर होता है सर? सब होता है सर, उसमें तो पिरामिड हमेशा ही 100% यूज होते हैं। बहुत अच्छी, उसमें कई तरीके से करते हैं हम, बहुत सारी विधियां कट और एक्सटेंशन के लिए बनाई हुई हैं। अच्छा जी ठीक है। किसी और ओनली देवता वास्तु को भी कराते हैं आप अलग से, या दोनों मर्जी है? 4 महीने बाद आएगा सर, जिसमें देवता वास्तु प्लस इंडस्ट्रियल वास्तु होता है सर, वो खाली देवता वास्तु नहीं करवाते। अच्छा, वो कितने का कोर्स है सर आपका? सर वो 5,000 का आएगा सर। देवता और इंडस्ट्रियल दोनों? हाँ सर, हमारा ना 40 दिन का कोर्स है, हमारा 10-12 दिन का कोर्स नहीं है देवता वास्तु का, हमारा 40 दिन का कोर्स है और 40 क्लासेस का कोर्स है। और उसके अंदर जो है आराम से आपकी 80 घंटे लग जाते हैं क्लास में। ठीक। देवता 15 दिन चलते हैं सर, 2 आवर्स की क्लास के हिसाब से। ठीक है। देवता वास्तु में मैम पहले हवन करवाती है, वास्तु हवन, और उसके बाद आपका पहले आपके घर को ही शुद्ध कर देगी मैम, उसके बाद आप देखेंगे यू विल फील द चेंज। उसके बाद आपको देवता वास्तु करने में और मजा आएगा। एक हवन राइट, मैं आपको एक फीडबैक दे देता हूँ। मतलब ऑल्दो मैम के रिक्वेस्ट पे हम प्रोडक्ट अरेंज करते हैं वैदिक वास्तु के, मैम के काफी सारे स्टूडेंट्स ना प्रोडक्ट मुझसे खरीदते हैं,
तो मुझे पता चल जाता है कि किसकी इनकम कितनी स्टार्ट हो गई है। अभी किसी का मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है जिसने मुझसे 70 पिरामिड्स मांगे, 90 पिरामिड्स मांगे हैं। 90 पिरामिड्स का मतलब है कि उसके पास 10 वास्तु के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि एक ब्रह्म स्थान में वो 9 लगाएंगे एक ही कॉपर के। सो ही उनका पर्सनली मैसेज था कि मैम की वजह से मेरी कमाई स्टार्ट हो गई है, मैं कमाई नहीं कर पा रही थी, बट नाउ आई एम स्टार्ट एबल टू स्टार्ट अर्निंग। So she has invested just 8,000 rupees. Now she is taking 21,000 to 31,000 in a single project, 10 projects in hand, and you can imagine see that कि उसने कितना परसेंट रिजल्ट आया। सर इतना परसेंट रिजल्ट तो किसी पढ़ाई को करके नहीं आता है जनरली। यहाँ पर तो सिर्फ 8,000 में यू कैन स्टार्ट अर्निंग। और लाइव हमारी होल्डिंग तो रहती है, वी गाइड यू एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। इट्स अप टू यू, इट्स योर डिसीजन टू टेक और नॉट टू टेक। यू आर, आप सब बहुत इंटेलिजेंट है। मार्केट में यू कैन डू रिसर्च, यू कैन चेक द फीडबैक्स, यू कैन चेक द कोर्स कंटेंट। इफ यू फील करेक्ट देन ज्वाइन अस, अदरवाइज जिंदगी ने लिखा हो तो फिर कभी मिलेंगे। जी केतन जी। अच्छा, मेरे को एक और पूछना था, आप कंसल्टेंट का कितना चार्ज करते हैं? सर इसको सॉरी। ऑफलाइन बात करते हैं, इसको नहीं बात करते क्लास में प्लीज। ठीक है, ठीक है, हाँ आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन कनेक्ट विद अस। ठीक है। ठीक है। जी सुरजीत रॉय जी। और एक बार हमको पूछना है कि देवता वास्तु इसमें नहीं होगा ना? रेजिडेंशियल में नहीं है सर, एडवांस में है, उसी के साथ बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा पूरा। अच्छा अगर अच्छा अच्छा, एक साथ लेते ठीक तो ठीक उसके बाद रेजिडेंशियल, पहले उस तरीके का रेजिडेंशियल पढ़िए तो सही कि देवताओं पे काम करना इजीली आ जाए आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, एडवांस एडवांस वास्तु में ऐसा है। एडवांस हाँ, वास्तु में देवता है जी। ठीक उसमें तो ठीक टोटली हम लोग एनर्जी पर बात करते हैं, आपका नाभि स्थापना, अनंत पीठ की हाँ हाँ, स्थापना, आपके सारे वास्तु दोषों को कैसे देवताओं पे काम करेंगे, किस मुहूर्त में करेंगे, किस यंत्र किस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे, किस टाइम पे वो मंत्र करेंगे, देवता ठीक एक्टिव हुआ है नहीं हुआ है ये कैसे पता चलेगा। एक्टिवेशन तो सब करवा ठीक देते, पता ठीक है। करेंगे कैसे कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी विधियां इन डिटेल। उनका भोग भोग ही नहीं, और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, कितने तरह के काम करते हैं कि एक अपनी जरूरत काम के लिए देवता को आज मुझे एक्टिव करना है तो मैं उसके लिए ये काम करके जाऊं। जी ओके मैम, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दी। आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, मुझे लगता है ऐसा वास्तु शायद पढ़ा नहीं होगा आपने, इतनी अश्योर ठीक हूं मैं। इस कोर्स डिजाइन ठीक करते है, हुए मैंने ये डेफिनेटली सोचा था कि बहुत अच्छा कोर्स है। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू। चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर विदा लेते हैं। चलिए, टेक केयर एवरीवन।